आपने यहां तक आते आते ईपीएस के फॉर्मूले में अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट होती हैं ये समझ लिया है। अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। डिपेंड करेगा कम्युलेटिव है नॉन कम्युलेटिव है, अकॉर्डिंगली सोच लिया करेंगे। देन दूसरा हिस्सा इसका क्या है? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन पिछले पेज पे जरा जाए, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ एक वेटेड एवरेज वर्ड आ गया था। तो अब हमारी डिनोमिनेटर मींस बेस की बहस शुरू होनी है, अर्निंग्स पे बहस खत्म हो गई है। शेयर्स कैसे लेने हैं और वेटेड एवरेज का मीनिंग क्या है ये समझने के लिए अब हम इकट्ठे हो रहे हैं। बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स। बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। जी वो तो बड़ा जो रिडीमेबल है उसमें कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव की बहस ही नहीं है, वो कम्युलेटिव ही होते हैं। रिडीमेबल में बहस नहीं है, वो कम्युलेटिव ही है। ये इररिडीमेबल में बहस है कि वो कम्युलेटिव है या नॉन कम्युलेटिव है। और रिडीमेबल जो है वो बिल्कुल लोन की तरह है, उसका इंटरेस्ट देना ही है चाहे वो डिक्लेयर हो या ना हो। ये पेज नंबर 98 है और अब बेस में नंबर ऑफ शेयर्स डिस्कस होना शुरू होने लगे हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सारे साथ हैं। पहले एक फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ना। इन द इवेंट दैट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, that is the balance of number of shares at the beginning of the year equals the balance of shares at the end of the year. Suppose 10,000. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जरा जहन में लाएं, एक दो कॉलम बता दें जरा, वगैरह वगैरह वगैरह। शेयर कैपिटल वाला कॉलम इस वक्त जहन में लाएं। शेयर कैपिटल वाले कॉलम में यकीनन शेयर्स नहीं, शेयर कैपिटल लिखा होता है नॉमिनल वैल्यू वाला। लेकिन मैं इस वक्त वही विजुलाइज करवा के नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स डिस्कस करने लगा हूं। क्या आपके पास अगर शेयर कैपिटल हो और नॉमिनल वैल्यू पता चल जाए, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे? तो लेट्स अज्यूम ब्रॉट डाउन नंबर ऑफ शेयर्स से 10,000। ड्यूरिंग द ईयर कोई मूवमेंट नहीं हुई, मींस कोई फर्दर शेयर इशू नहीं हुए, क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स भी हो जाएंगे 10,000। क्या शेयर्स में चेंज आ जाता है? फर्दर शेयर्स इशू हो सकते हैं, राइट शेयर्स भी हो सकता है, बोनस शेयर्स भी हो सकते हैं, और भी बड़ा कुछ अभी बताता हूँ, गेम ऑन हो सकती है। लेकिन अगर ओपनिंग बैलेंस 10,000 शेयर्स थे, क्लोजिंग शेयर्स भी 10,000 शेयर्स थे, तो क्या ये पूरे 12 महीने एज इट इज रहे हैं? तो इनके लिए क्या वर्ड हो जाएगा? दिस 10,000 इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 12 मंथ्स। क्या इनका वजन पूरे 12 महीने रहा है? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 1 मई पे 5,000 शेयर्स फर्दर इशू हो जाए फॉर कैश एंट्री, बोलें फर्दर शेयर्स इशू हो गए, कैश आया, वो भी हो सकते हैं, उस पर भी आता हूं। क्लोजिंग शेयर्स कितने हो जाएंगे? 15,000। व्हाट इज ओपनिंग शेयर्स? व्हाट इज क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स? व्हाट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर? रिलैक्स रहें। क्या 10,000 पूरे 12 महीने का वजन रखते हैं? और क्या 5,000 शेयर 7 महीने आउटस्टैंडिंग रहे हैं? तो क्या हम वेट बना नहीं सकते हैं? असल में सर ये इशू ये है, कंसंट्रेट जरा फुल जरा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड जो हम करने लगे हैं। प्रॉफिट जहन में लाएं जरा, अब शेयर जहन में लाएं। 10,000 शेयर्स का कैश तो पूरा साल प्रॉफिट कमाने में इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन इन 5,000 शेयर्स के कैश ने ड्यूरिंग द ईयर 7 महीने प्रॉफिट कमाने में हिस्सा लिया होगा। प्रॉफिट जो आ रहा होगा
वो प्रॉफिट कमाते हुए 10,000 रुपए के 10,000 शेयर्स के पैसों ने पूरा साल रोल प्ले किया होगा, लेकिन जो शेयर इश्यू फर्स्ट मई पे हुए हैं उनके पैसे अवेलेबल ही कब हुए हैं? तो उन्होंने बाद वाले महीनों में हिस्सा लिया होगा या पहले वाले महीनों में? इश्यू होने के जो बाद के 7 महीने में उस कैश ने फिर 7 महीने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाने में हिस्सा लिया होगा। तो देयरफॉर बेस में अगर हम 15,000 पूरे लिख दें तो इसका मतलब ये होगा, हम ये कहना चाहते हैं 10,000 और 5,000 का वजन सेम है। लेकिन अगर प्रॉफिट के एंगल से देखेंगे तो प्रॉफिट में 10,000 शेयर्स के पैसों ने पूरा साल हिस्सा लिया है और 5,000 शेयर्स के पैसों ने 7 महीने अगर हिस्सा लिया है, तो देन इस केस में फिर हम वेटेड एवरेज बना सकते हैं। एक बचपन याद आ रहा है यार, आपको तो नहीं याद आया होगा यार, बोरिंग कॉस्ट याद आ रही है यार, कैपिटलाइजेशन रेट याद आ रहा है। अगर लोन लेस देन 1 ईयर आउटस्टैंडिंग रहा हो तो फिर उसका जो इंटरेस्ट जितने टाइम पीरियड का आता है उसी टाइम पीरियड में बेस में लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस वेट किया जाता है। अगर 6 महीनों का इंटरेस्ट है तो बेस में भी लोन 6 महीनों में एडजस्ट वेट हो रहा होगा, और अगर लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है तो पूरे साल का इंटरेस्ट भी आएगा और 12 महीनों का उस लोन का वजन भी आएगा। आई होप कि वो तो नहीं याद आया, लेकिन ये कुछ समझ आ गया है। 10,000 शेयर्स के पैसों ने पूरा साल कितने महीने प्रॉफिट कमाने में हिस्सा लिया है। और अगर फॉर एग्जांपल एक गेम बीच में ये भी आ जाए कि 1 मई के बाद 1 अगस्त को सपोज 4,000 शेयर्स और इशू होके क्लोजिंग शेयर्स 19,000 हो गए हैं, अब कैसे वेट बना लेंगे यार? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12/12 करें ना भी शायद बात खत्म हो जाएगी। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 7/12, 8 गिन लेते हैं सर, अगर 7 नहीं है तो सॉरी मैं 7 कहता रहा, शुक्र है किसी ने तो गिना। 8 है तो 8/12, 8 हुआ करेंगे तो 7 लिख लिया करेंगे, अल्लाह ना करे मैंने ये कहा हो। मेरे अलावा आई होप कि किसी ने ये कैलकुलेशन एरर नहीं किया। 8/12, अगला आप ही गिने, मेरी कैलकुलेशन जरा वीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 8 बटा नहीं 5/12। तो जहां से इशू हुए हैं अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये वेटेड का प्रॉब्लम कब नहीं आएगा? पहला पैराग्राफ। अच्छा ये आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं, अभी एग्जांपल आ रही है, इंशाल्लाह वो लिख के जाते हैं। In the event that there was no movement of shares during the year, that the balance of share at the beginning equal to the balance of share at the end, then the denominator का मतलब बेस में shares would be simply 10,000। अगर ओपनिंग में 10,000 क्लोजिंग भी 10,000 तो 10,000 into 12/12 weighted average number of shares would also be 10,000। If however there was movement in the number of shares during the year, the number of shares used in the calculation will be adjusted or weighted। The movement would result into an increase और increase का तो आपको पता है, लेकिन decrease in number of shares भी हो सकते हैं। आज एक छोटी सी बस हेडिंग पढ़ लें, पढ़ के चलते हैं। लिखा हुआ है increase in number of shares could come in the form of, अपना पुराना नॉलेज सारा ज़हन में लाएं, कोई नई चीज अगर आ रही तो बताता हूं मैं। इस वक्त क्या पढ़ने लगे हम कि नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा किन वजूहात से हो सकता है। नंबर 1, इशू फॉर वैल्यू का मतलब इशू फॉर कैश, ब्रैकेट में जाए, इशूड शेयर्स एट द मार्केट वैल्यू। क्या मार्केट वैल्यू पे अगर शेयर इशू किए जाएं तो शेयर्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा। आगे लिखा इशू फॉर नो वैल्यू का मतलब इशू तो किए लेकिन शेयर्स नहीं लिए। ब्रैकेट में जाएं, एक चीज आपको पता है, दूसरी मुझे बतानी है, वो कल सही, लेकिन बोनस शेयर्स अंडरलाइन कर लें। दूसरा क्या लिखा हुआ है, शेयर स्प्लिट क्या होता है, ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इशू फॉर वैल्यू का मीनिंग बता दें, शेयर इशू किए और पैसे पकड़े। इशू फॉर नो वैल्यू, शेयर इशू किए पैसे नहीं पकड़े। क्या शेयर्स में इजाफा हुआ, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली किस में इजाफा नहीं हुआ, पैसों में इजाफा नहीं हुआ। बोनस शेयर्स की बात हो रही है, शेयर स्प्लिट क्या होता है छोड़ दो। एंड नंबर 3, फुल कंसंट्रेशन। कॉम्बिनेशन इशू का मतलब ब्रैकेट में पढ़े, शेयर्स इशूड एट लेस देन मार्केट वैल्यू, दीज शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड एज। ये जो राइट शेयर्स होते हैं ये सम टाइम, ये राइट शेयर्स होते क्या वैसे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सम टाइम जब शेयर इशू किए जाते हैं
तो वो लेस देन मार्केट वैल्यू पे इशू हो जाते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन इशू का मतलब ये है कि पैसे लिए भी हैं लेकिन लिए भी थोड़े हैं, तो कुछ लिए भी हैं कुछ नहीं भी लिए हैं। फर्स्ट लाइन में जाए वापस, फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है? पूरे पैसे लिए हैं और थर्ड में लिए तो हैं लेकिन कम अगर लिए हैं, तो कहना ये चाहता है कुछ फॉर वैल्यू भी है कुछ फॉर नो वैल्यू भी है। तो एक कॉम्बिनेशन इशू की एग्जांपल राइट शेयर्स है। नेक्स्ट पेज पे पढ़ा, डिक्रीज की दो वजूहात पढ़े, दोनों आपको नहीं पता जस्ट पढ़ लें। शेयर बायबैक भी होता है, रीपरचेज ऑफ शेयर, ये क्या होता है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे शेयर्स कम हो जाते हैं। और शेयर कंसोलिडेशन भी है। वैसे अगर कंपनी अपने शेयर वापस खरीद ले, कब खरीदती है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो एंट्री बता सकते हैं? कैश क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल डेबिट होगा, उलट हो जाएगा। शेयर इश्यू करे तो क्या एंट्री है, और अगर शेयर वापस खरीद ले तो शेयर कम हो जाएंगे। तो ये डिक्रीज की दो रीजंस लिखी हुई हैं, और शेयर कंसोलिडेशन भी डिस्कस करना है। आप सिर्फ पॉइंट 1 जरा पढ़ लें जो बात अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। इश्यू फॉर वैल्यू मींस शेयर इशूड एट फुल मार्केट वैल्यू। टाइम अपॉर्चनमेंट एक होनी है। तो ऑन 1 जनवरी 2020 a company had 5 million ordinary shares in issue. On 1st April 2020 1 million new shares were issued. 1st July an extra 1 million shares came into existence. 1st November 5 lakh more shares were issued. कभी कभी ये सवाल करते हुए लगता है ऐसे जैसे कंपनी सवाल शेयर इशू करने का करती कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सवाल बनाओ। साल के शुरू में कितने थे, फर्दर कितने इशू हुए, कब इशू हुए, फिर 1 मिलियन इशू हुए कब, फिर नवंबर के स्टार्ट पे इशू है 5 लाख। इनका वेट जरा सोच के खुद ही बता देंगे। ओपनिंग 5 मिलियन का वजन, 1 मिलियन जो 1 अप्रैल को इशू हुए हैं, 9/12 डन है। अगले 1 मिलियन का, अगले 1 नवंबर वाला कैलकुलेटर पकड़े, एक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग हुई है, जरा चेक करें सही हुई। सही ही हुई लग रही है, पैकिंग हो चुकी है। कैलकुलेटर किधर गया, निकाला तो था, ऑटोमेटिकली बैग में चला गया है। कैलकुलेटर नोज कि कब मुझे वापस जाना है। या अल्लाह को राउंडिंग ऑफ का मसला ना आ जाए यार। ये क्या किया आपने कैलकुलेटर पे, जो कैलकुलेटर पे आपने काम किया, दिस इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इशू इंशाल्लाह बनना कोई नहीं है, गेम बस ऑन है, चीजें थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, मसला कोई नहीं है। हम ये भी नहीं बताएंगे, जिसने कहा है पेज वो खुद ही बताए। ये क्वेश्चन जरा मेरे साथ पढ़ लें। कंपनी बी हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, सिर्फ कंसंट्रेशन का काम है। 1 जनवरी 2023 sorry 2013 there were 9 million ordinary shares in issue. 1st May 2023 company B issued 12 lakh new shares at full market price. 1st October 2013 it issued a further 18 lakh shares also at full market price. Total earnings, calculate earnings per share. रजिस्टर खोलो। सिंपल सी डिस्कशन से गेम आगे तो चल रही है, लेकिन कुछ चीजें अपने जहन में सेट करनी है। क्या कैलकुलेट करने लगे हम? EPS फॉर द ईयर एंडेड, EPS for the year ended 31st December 2013। EPS का फॉर्मूला ये बड़ा, मेरा ख्याल अगर इस वक्त कोई इशू आ रहा तो ये स्पेसिफिक लग रहा मुझे। सिकलाइन साहब ये काइंडली जरा रीजॉइन करके चेक करना।
ईपीएस का फॉर्मूला, ईपीएस का फार्मूला प्रॉफिट डिवाइड बाय कोई फार्मूला नहीं भाईजान, अर्निंग्स डिवाइड बाय अर्निंग्स का फार्मूला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढ दें, वो देने की बजाय शायद उसने अर्निंग्स ही बता दी हैं। 36.9 मिलियन। पेशेंस दिखाएं सर जी, पेशेंस दिखाएं, हौसला प्लीज। डिवाइड बाय क्या करना है, पूरे वर्ड बोले, पूरे वर्ड बोले। क्या वेटिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, एक वर्किंग हो रही है, अब कैसे किया करेंगे। 9 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12/12 प्लस 12 लाख डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय, प्लीज मल्टीप्लाइड बाय, प्लीज मल्टीप्लाइड बाय 8 कैसे गिने, मई से नेक्स्ट वन 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/12, सॉल्व कर दें। 10,250,000, तो डिवाइडेड बाय क्या हुआ, 10,250,000 डिवाइड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई इशू तो नहीं है इस वक्त स्क्रीन का, आवाज स्क्रीन प्रॉपर शेयर हुई है। ये बड़ा अगर इशू आ रहा है मेरे ख्याल ये आपका इंडिविजुअल आ रहा है, पेज नंबर ही फाइनल नहीं हुआ यार, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर 99 की, ये आंसर 3.6 क्या, ये कंपल्सरी लिखना जी प्लीज साहब। $3.6 is earning per share। ये बड़ा ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ज़हन में लाएं, कैलकुलेटर पकड़ें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, चीजें गलत तरफ नहीं जानी चाहिए, सही होनी चाहिए, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ज़हन में लाएं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, शेयर कैपिटल का कॉलम, ब्रॉट डाउन नंबर ऑफ शेयर्स बताएं, 9 मिलियन, डाटा देखें क्वेश्चन का, और यकीनन मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू होकर अमाउंट आएगी। शेयर्स की बात कर रहा हूं, 1 मई को क्या हुआ, 12 लाख शेयर्स और ऐड होंगे, कैलकुलेटर पे करें ऐड। 1 अक्टूबर को क्या होगा, 18 लाख शेयर्स और ऐड होंगे, ऐसे ही इज इक्वल टू दबाएं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स 12 मिलियन ही होगा, और 12 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय, सपोज अगर 10 नॉमिनल वैल्यू है तो 120 मिलियन शेयर कैपिटल का क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से होके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी तक पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा, क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वहां क्या आएगा, क्लोजिंग शेयर कैपिटल की फिगर आएगी। ईपीएस कैलकुलेट करते हुए क्या होगा, क्लोजिंग शेयर्स आएंगे या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स क्यों आएंगे, कोई याद करवा देगा क्यों आएंगे। 90 लाख का कैश जो था उसने तो पूरा साल प्रॉफिट कमाने में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन 12 लाख शेयर्स का कैश
8 महीने पार्टिसिपेट कर सका है और 18 लाख का कैश 3 महीने हिस्सा ले सका है। तो इस तरह भी ईपीएस के एंगल से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं। बाकी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और वहां से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, एज इट इज आएंगे, जैसे आपको पता है। डन है सर? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहली चीज क्या पता चल गई कि अगर कोई शेयर फुल मार्केट वैल्यू पे इश्यू हुआ है तो उसे टाइम के हिसाब से वेट कर लेना है करंट ईयर में। डन है सर? अब आ जाए पेज नंबर 99 पे आप हैं और पॉइंट नंबर 2 ढूंढे रिक्वायरमेंट के नीचे। तैमूर साहब ये क्या नहीं है, ये हो चुका है, लो हो चुका है, अब इसको छोड़ दें प्लीज, इसको गरीब को छोड़ दें, ये कर नहीं सकते हैं, करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन प्लीज अब इसको इस वक्त रहने दें। इस वक्त जो कर रहे हैं वो कर लेते हैं, प्लीज ऐसे ना करें। हम इस वक्त पढ़ ये रहे हैं पेज नंबर 98 प्लीज। इंक्रीज की वजूहात पढ़ने लगे हैं और उसका इंपैक्ट देखने लगे हैं। कौन सी वजह हमने पढ़ ली है, अब हम क्या करने लगे हैं, नंबर 2 पढ़ने लगे हैं। और सेकंड हेडिंग नीचे लिखी हुई थी पेज नंबर 98 के, इशू फॉर नो वैल्यू, और इशू फॉर नो वैल्यू की वहां ब्रैकेट में लिखा था बोनस शेयर्स, और एक नई चीज लिखी हुई थी शेयर सप्लिट। अब आ जाए पेज नंबर 99 पे और पॉइंट नंबर 2 ढूंढ लें जहां लिखा हुआ है इशू फॉर नो वैल्यू और ब्रैकेट में फिर वही लिखा हुआ है। इट मीन जो आगे हम पढ़ते जाएंगे वो इसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब आ जाए जरा इशू फॉर नो वैल्यू। इशू फॉर नो वैल्यू का मतलब शेयर्स में इजाफा तो हो रहा है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली कैश नहीं आ रहा है। उसकी जो एग्जांपल हमें पता है पहले हम वो फाइनल कर लेते हैं। उसका नाम है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स की तरह एंट्री बता दें मुझे। डिविडेंड डेबिट, और इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, और डेफिनेटली डिविडेंड डेबिट होके रिटेन्ड अर्निंग्स या प्रीमियम विच एवर इज द केस इफेक्ट हो जाएगा और शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्या बोनस शेयर से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे? और सर जी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे सर, लेकिन क्या नहीं बढ़ेगा, कैश रिसोर्सेज में कोई इजाफा नहीं होगा। इसको समझने के लिए इंग्लिश में काफी कुछ लिखा हुआ है, वो अभी हमने पढ़ना तो है, लेकिन पहले जरा पेज नंबर 99 के एंड पे एक एग्जांपल नंबर 8 का रेफरेंस लिखा हुआ है, उस पे जरा आ जाए, जरा फिगर्स का सहारा लेकर जरा बात समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इस अगर एग्जांपल्स एक दो होनी है, ये सारी स्टोरी एंड हो जानी है, तो इसलिए आप फुली इन्वॉल्व हैं प्लीज। इस वक्त हम पेज नंबर 99 के एंड में एग्जाम्पल का रेफरेंस नंबर 8 देखने की कोशिश कर रहे हैं। अ कंपनी हैड 10,000 ordinary shares in issue during the previous year। ये पहले प्रीवियस ईयर की बहस हुई है। पिछले साल में इस कंपनी के कितने शेयर्स इशू थे? 10,000। देयर वॉज अ अंडरलाइन वर्ड्स कैपिटलाइजेशन इशू। बोनस शेयर्स के 3 नाम किसी जमाने में पहले हमने पढ़े थे। बोनस शेयर्स वर्ड भी यूज होता है, स्टॉक डिविडेंड भी यूज हो जाता है, और यहां जो आ गया वो भी यूज होता है। क्या लिखा हुआ है? कैपिटलाइजेशन इशू। ये तीनों इंटरचेंजेबली वर्ड यूज हो जाते हैं किसके लिए? बोनस शेयर्स के लिए। तीनों सिचुएशंस में डबल एंट्री काइंडली गलत ना कीजिएगा। डबल एंट्री क्या है? ठीक है सर, दोबारा जरा, पिछले साल में कितने शेयर्स इशूड थे? 10,000। इस साल क्या हुआ? देयर वॉज अ कैपिटलाइजेशन इशू ऑफ 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ड्यूरिंग द करंट ईयर। द अर्निंग्स इन द प्रीवियस ईयर वर 20,000 and thus the earning per share in the previous year were 2 per share। कैसे? 20,000 क्या था? अर्निंग्स थी किस साल की? इस साल की देर, और पिछले साल शेयर्स कितने थे? तो डिवाइड करके 2 रुपए पर शेयर आपको अर्निंग पिछले साल की बता दी गई, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग्स इन द करंट ईयर आर 30,000। अभी कुछ नहीं करना, बाकी अब जरा मुझे मौका देना है। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है?
कैलकुलेट द ईपीएस फॉर द, किस साल की ईपीएस उसने निकाल दी है, किस साल की ईपीएस हमने निकालनी है। मैं आपके सामने बहुत कुछ बोलने लगा हूं, बहुत कुछ आपने लिखना भी शायद है, लेकिन पहले जरा पेशेंस दिखानी है। अपने जहन में करंट ईयर के एंगल से नंबर ऑफ शेयर्स जरा लाएं, अपने जहन में करंट ईयर के नंबर ऑफ शेयर्स लाएं, ब्रॉड डाउन नंबर ऑफ शेयर्स बताएं। ये मैं करंट ईयर की बात कर रहा हूं। 10,000 कैसे पता चला आपको? पिछले साल 10,000 शेयर से पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस हमारे लिए ओपनिंग बन गया। देन डेटा गौर से देखें, इस साल क्या हुआ, इश्यू फॉर वैल्यू या इश्यू फॉर नो वैल्यू? इश्यू फॉर नो वैल्यू का मतलब बोनस शेयर इशू है, शेयर्स तो बढ़ जाएंगे लेकिन कैश में इजाफा नहीं होगा। कितने फर्दर शेयर्स इशू हुए बोनस शेयर्स के तौर पे? 10,000। कब हुए बताया नहीं उसने, ड्यूरिंग द ईयर हुए ड्यूरिंग द ईयर। जब भी ड्यूरिंग द ईयर हुए, शुरू में, एंड में, मिड में, जब भी हुए हैं, ईयर एंड पे आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्या बन गए होंगे? 20,000। डन हो गया सर। अब कंसंट्रेशन का लेवल जरा बढ़ा दें। करंट ईयर कौन सा है हमारा? कोई बताया नहीं हुआ है, लेकिन करंट ईयर की हमने ईपीएस फाइंड आउट करनी है। एक है करंट ईयर, एक है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में अर्निंग्स क्या थी? 20,000। करंट ईयर में अर्निंग्स क्या है? 30,000। हमने किस साल की ईपीएस निकालनी है? करंट ईयर की। तो प्रीवियस ईयर सिर्फ मैंने याद करवाया आपको और अब मिटा दिया मैंने। 30,000 हो गई अर्निंग्स। अच्छा, जब अर्निंग वर्ड यूज होता है तो अंडरस्टूड बात है कि क्या उठा के क्या कर दिया होगा। अगर है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाया है, और अगर कोई इरेडीमेबल है माइनस कर दिया होगा, कम्युलेटिव है तो वेदर और नॉट डिक्लेयर्ड पे कर दिया होगा, नॉन कम्युलेटिव है तो डिक्लेयर्ड पे कर दिया होगा। फिलहाल नेट होके हमें हमारे पास 30,000 आ गया है। तो यकीन अब बहस हमने दोबारा अर्निंग्स की फिर करनी है, लेकिन इस वक्त अब जो एग्जांपल्स होंगी इनमें सारा फोकस अर्निंग्स की बजाय शेयर्स पे इसलिए है ताकि हम पहले शेयर्स को अलहदा समझ लें, और इंशाल्लाह जब से शेयर्स को समझ लेंगे तो फिर अर्निंग्स और शेयर्स इकट्ठी वर्किंग किया करेंगे। सारा फोकस इस वक्त इन एग्जांपल्स में शेयर्स पे आएगा। अर्निंग्स जो गिवन है वो डेफिनेटली कैसे बनी होंगी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इररिडीमेबल डिविडेंड इफ एनी। तो उस पे फोकस नहीं है अर्निंग्स पे, अब कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स पे फोकस है। अब जो कुछ अभी तक आपको पता है, आपको फार्मूला जो आइडिया है, आपका फार्मूला है अर्निंग्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। बेस में ऐसे ही आता है। तो आप बताएं जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे बनाऊं? हुक्म करें सर। क्या 10,000 शेयर्स का वेट 12/12 ही है? अगले 10,000 इनका वेट क्या है? अगर क्या होता तो हम निकाल लेते। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन सर ये शेयर्स हैं कौन से? बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स होते क्या हैं? बोनस शेयर्स वो होते हैं जिनके अगेंस्ट शेयर्स तो इश्यू हो जाते हैं लेकिन कैश नहीं आता। फुल कंसंट्रेट जरा दोबारा। यकीनन शेयर्स में तो इजाफा हुआ है, लेकिन क्या इन शेयर्स को ईपीएस कैलकुलेट करते हुए अर्निंग्स की बेस में होना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले आपने रजिस्टर में एक काम किया है, अभी जो पिछली एग्जांपल आपने सॉल्व की है उसको जरा काइंडली सामने रखें। क्या हमने शेयर्स को बेस में लिखा है? लिखा है, लेकिन ये कौन से शेयर्स थे जिनके अगेंस्ट कैश आया था? लेकिन इनमें से 9 मिलियन तो साल के शुरू से था, उसको तो पूरा लिख लिया था। बाकियों को पूरा पूरा क्यों नहीं लिखा था? इसलिए नहीं लिखा था
क्योंकि पूरा पूरा इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि इनके अगेंस्ट जो पैसे आए थे उन्हें पूरा पूरा साल मौका मिला ही नहीं प्रॉफिट कमाने का। तो जितना जितना अरसा प्रॉफिट कमाने का मौका मिला अकॉर्डिंगली बेस में उतना उतना लिख दिया। ऐसे किया ना यार। अब दोबारा बोर्ड पर देखें, जो 10,000 बोनस शेयर्स इशू हुए हैं इन्हें ड्यूरिंग द ईयर कितने महीने प्रॉफिट कमान, इनके कैश को, इन बोनस शेयर्स के कैश को कितने महीने प्रॉफिट कमाने का मौका मिला होगा? कैश आई। अब अपना डेटा गौर से पढ़ें। क्या शेयर्स के एंगल से जितने कैश रिसोर्सेस पिछले साल अवेलेबल थे क्या उतने ही कैश रिसोर्सेज इस साल भी शेयर्स के अगेंस्ट अवेलेबल हैं? हालांकि शेयर्स की तादाद बढ़ के 20,000 हो गई। क्या इस साल शेयर्स में इजाफा हुआ है? लेकिन कौन से शेयर्स का इजाफा हुआ है? तो रिसोर्सेज में कोई इजाफा नहीं हुआ होगा। फुल कंसंट्रेट दोबारा डाटा देखें। क्या जितने पैसों से पिछले साल 20,000 प्रॉफिट कमाया था क्या उतने ही पैसों से इस साल 30,000 का प्रॉफिट कमाया है? यार शेयर में इजाफा हो गया यार, कमाल होगी। ये मेरा आखिरी सेंटेंस किसी को पता चला मैंने क्या बोला? कोई रिपीट करेगा कोई एक? क्या जितने कैश रिसोर्सेज अगेंस्ट शेयर से जो पिछले साल 20,000 रुपया कमाया था पिछले साल की ईपीएस, एक सेकंड अपने आप को पिछले साल में ले जाएं। लेट्स अज्यूम हम पिछले साल में हैं, 20,000 प्रॉफिट कमाया था, कितने शेयर से? एक शेयर के बदले क्या कमाया था? 2 रुपए कमाए थे। इस साल कितना प्रॉफिट कमाया है? ये बिल्कुल एक छोटी सी बात है, आपके सामने अभी अचानक आ जानी है। अगर आपने इन्वॉल्वमेंट ना दिखाई तो गेम ओवर हो जाएंगे, और अगर आपने इन्वॉल्वमेंट दिखाई तो बात बड़ी इंटरेस्टिंगली खत्म हो जानी। इस साल कितना प्रॉफिट कमाया? 30,000। इस साल शेयर्स इसकी बेस में क्या लिखूं? 20,000 और 10,000 जमा 10,000। यार अगर मैंने ये किया तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो कैलकुलेटर उठाएं, आंसर बताएं। 1.5 क्या पर शेयर? फॉरगेट अबाउट द आंसर जो आपने बताया, मैंने लिख लिया, आपने भी कैलकुलेटर सॉल्व किया, 1.5 आ गया है। तो लेकिन फॉरगेट अबाउट दिस आंसर। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या पिछले साल के मुकाबले में करंट ईयर में परफॉर्मेंस अच्छी हुई है या परफॉर्मेंस खराब हुई है, तो आप जवाब क्या देंगे? अगर आप ये कहेंगे तो इसका मतलब आप डॉक्टर बन गए, हालांकि मैं समझ रहा था आप अकाउंटेंट बन के बताएंगे। क्या ये फिगर्स आपको धोखा दे रही हैं? तो क्या आप धोखा खा लेंगे? हकीकत क्या है? क्या वो ही रिसोर्सेज जो थे और 20,000 प्रॉफिट कमाया था, क्या उन्हीं रिसोर्सेज से इस साल 30,000 कमाया है? लेकिन हमारी ईपीएस का आंसर हमें धोखा दे रहा है, और ना हमने धोखा खाना है और ना ही शेयर होल्डर्स को धोखा देना है। इट मींस अगर मैंने बोनस शेयर्स को बेस में रख के वर्किंग की तो उनके अगेंस्ट तो पैसे आए ही नहीं।
तो पैसे अगर आए नहीं तो प्रॉफिट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन कैसे हो सकती है? तो देयरफॉर असूलन मुझे 2013 नहीं सॉरी कहना चाहिए करंट ईयर, असूलन करंट ईयर में वर्किंग करते हुए बेस में किन शेयर्स को नहीं लेना चाहिए? देखिए सर जी, ये जो ईपीएस है ना, ये इट सेल्फ रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल आपके सामने ईपीएस ये है, बताएं परफॉर्मेंस कैसी है, हमें क्या पता? तो हमेशा कंपैरिजन होना है और कंपैरिजन से ही पता चलना है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है या खराब हो रही है। इट मींस करंट ईयर ने आइसोलेशन में सामने नहीं आना, करंट ईयर के साथ क्या भी आना है। तो अगर मैंने बोनस शेयर्स को जो ड्यूरिंग द ईयर इश्यू हुए हैं करंट ईयर में बेस में लिख दिया, तो ये ईपीएस क्या बता रही है? परफॉर्मेंस खराब हो गई है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत क्या है? क्या अगर 20,000 प्रॉफिट हुआ था पिछले साल और 10,000 शेयर्स थे तो अर्निंग 2 रुपए पर शेयर थी, और अगर उन्हीं रिसोर्सेज से इस साल भी उन्हीं रिसोर्सेज अगर 20,000 की जगह 30,000 प्रॉफिट कमा लिया है, तो क्या बेस में 10,000 शेयर ही लिखें और 3 रुपए पर शेयर ईपीएस डिस्क्लोज करें, या अंधाधुंध नंबर ऑफ शेयर्स इकट्ठे करके बेस में लिख के 1.5 कैलकुलेट करके अपने आप को भी धोखा दें और शेयर होल्डर्स को भी दें? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? व्हाट इज द इशू विद दिस? बेस में 20,000 लिखने का इशू क्या है? इशू शेयर्स में तो इजाफा हुआ है, नो डाउट अबाउट इट प्लीज यार। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? कैश नहीं आया तो फिर क्या होगा? अगर कैश ही नहीं आना तो देयर शुड नॉट बी एन एक्सपेक्टेशन कि नए पैसे आ गए और बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देयर शुड नॉट बी एन एक्सपेक्टेशन। क्या शेयर इशू करने से बिजनेस की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी? पैसे भी तो चाहिए, रुपये भी तो चाहिए जो इन्वेस्ट होंगे, कुछ चीजें नहीं खरीदेंगे तभी बेच सकेंगे। मेरी बात किसी को समझ आई है सर? असूलन इस साल ईपीएस कैलकुलेट करते हुए बेस में कितने की बजाय कितने शेयर होने चाहिए? 10,000 जो शेयर बोनस शेयर के तौर पे इशू हुए हैं, इनकी अगर डेट नहीं भी है तो वो मैटर ही नहीं करती। ये साल के शुरू में इशू हो, ये मिड में हो, ये एंड में हो, इन्हें कंसिडर ही नहीं होना चाहिए। क्यों 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 भाईजान? क्योंकि इनके इशू होने से कोई रिसोर्सेज में इंक्रीज नहीं आएगा, और रिसोर्स में इंक्रीज ना आने की वजह से इन शेयर्स की वजह से कोई एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन अर्निंग हरगिज नहीं हो सकती। यार अर्निंग बढ़ी तो हुई है, 20,000 से 30,000 हुई है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, लगता है इस साल ज्यादा मेहनत की गई है, उन्हीं पैसों से कुछ ज्यादा अगर मेहनत की गई है तो शेयर होल्डर्स को भी नजर आनी चाहिए कि इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। आई होप क्लियर हो रहा है सर। असूलन क्या होना चाहिए? 10,000 ही बेस में होना चाहिए, और इस साल क्या ईपीएस नजर आनी चाहिए? मत लिखें, मेरा बड़ा आराम से कट भी जाता है और नजर भी वो नहीं आता जो पहले लिखा होता है। रिलैक्स रहे, आपके लिए है, इशू लिखने का कोई नहीं है। बोनस शेयर का क्या फायदा अगर अर्निंग नहीं होनी? हम आज सब छा गए हैं सर। बोनस शेयर का भाईजान बड़ा फायदा है। नंबर 1, शेयर में इजाफा हो जाता है शेयर होल्डर के। नंबर 2, फ्यूचर का डिविडेंड बढ़ जाता है। नंबर 3, शेयर होल्डर स्टॉक एक्सचेंज में पहुंच के उन्हें बेच सकता है। इन जुल्म सवालों को वहीं रोक दें मिस्टर हमाद। कंपनी देती है, वरना शेयर होल्डर के भागने का खतरा होता है, कैश डिविडेंड ना दे सकें तो बोनस शेयर देते हैं ताकि शेयर होल्डर ज्यादा नाराज ना हो जाएं। अगर यही बातें करनी है तो हम कहीं पिछले जमाने में घर जाके आज चेंजेस इन इक्विटी रिवाइज कर लेंगे। जुल्म ना फरमाएं, फायदा नुकसान छोड़ें, हकीकत सामने रखें। क्या हो गया कंपनी के एंगल से, क्या नहीं हुआ कंपनी के एंगल से? शेयर इशू हो गए कंपनी के एंगल से। क्या मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ शेयर ही नहीं बढ़े? लेकिन नंबर ऑफ शेयर बढ़ने से क्या नहीं हुआ? और कैश रिसोर्स में इजाफा नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ?
देयर शुड नॉट बी एन एक्सपेक्टेशन कि इन शेयर्स की वजह से कोई अर्निंग्स में इजाफा होना था। क्या उन्हीं शेयर्स के पैसों से ही अर्निंग्स में इजाफा कर दिया है? तो देयरफॉर बेस में असूलन ये शेयर्स नहीं अपीयर होने चाहिए। क्या इसका मतलब इशू फॉर वैल्यू भी अपीयर नहीं होने चाहिए? इशू फॉर वैल्यू अपीयर होने चाहिए और टाइम वेट होने चाहिए। लेकिन ये सारी बहस किसकी हो रही है? इशू फॉर नो वैल्यू में किसकी बहस हो रही है? बोनस शेयर से शेयर्स बढ़ जाते हैं, शेयर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन उनसे अर्निंग्स में इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। देयरफॉर असूलन इन शेयर्स को ईपीएस की बेस में नहीं होना चाहिए। एक छोटा सवाल आपसे, क्या आपको पता है अगर बेस में शेयर ज्यादा हो जाएंगे तो भाईजान, और अगर बेस में शेयर्स कम हो जाएंगे तो आई होप बचपन हमें जहन में है। ये अगर मैं कहूं कि बोनस शेयर्स को बेस में नहीं होना चाहिए असूलन, तो क्या यहां तक आप मेरे से एग्री करते हैं? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट, सॉरी फॉर अ क्वेश्चन। Any confusion? What are the number of shares in 2000? In sorry, 2000 नहीं, sorry. What are the number of shares in current year? 20,000 हैं 10,000 ले क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन बेटा आप मेरी अगली बात गौर से सुननी है, और जब मैं कहने लगा हूं इसमें बुजुर्ग इन्वॉल्व होने लगे, लेकिन बुजुर्गों का बीच में लाने से पहले मैं दोबारा याद दहानी करा दूं कि बुजुर्गों की बातों के हवाले से हमारा एटीट्यूड क्या है। अंधाधुंध कुछ नहीं मानना। हाँ, नई चीज अगर हो तो पहले तसल्ली से सुननी है। अगर ओपिनियन सिर्फ ये रह जाए ये भी तो हो सकता था, और वो कहें वो भी हो सकता है, तो अगर डिफरेंस ओपिनियन बस बुजुर्गों के साथ रह जाए तो फिर बुजुर्गों की इसलिए मान लें कि वो जरा बड़े हैं, गलत नहीं। सिंपल, आपका दिल करे पैदल जाए बारिश में और अब्बा जी के लिए कुछ लेके आए, डैडी कह रहे हैं बेटा गाड़ी में चला जा, ठीक है आई लव यू, गाड़ी में चला जा। इख्तलाफ क्या रह गया? जाने में कोई इख्तलाफ नहीं, लाने में भी कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ क्या है? पैदल जाना है, गाड़ी में जाना है। तो मेरा ख्याल है कि आपके साथ रह के मैंने सीखा ये है कि अब्बा जी की मान लेने में सवाब भी है, फर्क भी कोई नहीं पड़ता। इंशाल्लाह बारिश में फिर कभी सही। तो गलत बात अल्लाह करे ना मैं कभी कहूं, और अगर खुदा ना खासा मैं कहूं भी तो आपने मानी नहीं। हाँ, अगर इख्तलाफ सिर्फ क्या रह जाए, ये भी तो हो सकता है वो भी तो हो सकता है, तो फिर मेरे बुजुर्गों के मानने में उसी तरह हर्ज नहीं है। जरा कैश फ्लो ज़हन में लाएं जरा। डायरेक्ट मेथड भी है और इनडायरेक्ट मेथड भी है। क्या नेट इफेक्ट दोनों का सेम है? कहां जाके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में जाके नेट इफेक्ट सेम हो जाता है। तो जिस तरह वो एक नई चीज थी, उसी तरह एक नई बहस आ रही है। बिफोर मैं नई बहस करूं, आप सबको पता है कि असूलन बेस में बोनस शेयर्स नहीं होने चाहिए। कंसंट्रेट जरा फुल नाउ। पिछले साल की ईपीएस आपके सामने है। अब आ जाए करंट ईयर में। क्या आपको पता है जब करंट ईयर में हम होते हैं तो करंट ईयर में भी प्रीवियस ईयर एक कंपैरेटिव के तौर पे आता है। सर जी ये जुल्म ना कर दीजिएगा, सर जी ये जुल्म ना कर दीजिएगा। एक साल कंपैरेटिव भी होता है। पिछले साल में ईपीएससी 2 रुपए पर शेयर। अब मैं आ गया हूं करंट ईयर में। करंट ईयर में करंट ईयर की ईपीएस दिखाऊंगा और प्रीवियस ईयर की ईपीएस कंपैरेटिव के तौर पे दिखाऊंगा। कंपैरेटिव ईयर किसे कहते हैं? पिछले साल को। सपोज 2013 है और 2012 है।
ठीक है, जस्ट सपोज 2012 के अंदर जब हम थे तो ईपीएस क्या थी? 2 पर शेयर। 2013 में मैं आ गया हूं। अब 2013 में अगर मैंने कंपैरेटिव देना है तो 2012 की ईपीएस भी आनी है। और डन है सर। अब मैं किस साल में इस वक्त खड़ा हो गया हूं? 13 में, और 12 को एज अ कंपैरेटिव ईयर डिस्कस करूंगा। 12 में खड़े होके 12 की ईपीएस क्या आई है? 2 रुपए पर शेयर। अब प्रीवियस ईयर को मैं 12 बोल रहा हूं, 2012, और करंट ईयर को 2013 बोल रहा हूं। किस साल की ईपीएस आ गई? 12 की। किस साल की ईपीएस की वर्किंग शुरू हो गई? 13 की। लेकिन 13 की जस्ट अगर आप ईपीएस दिखाएंगे और उसका कंपैरेटिव नहीं होगा तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकेगी। तो 13 के साथ साथ शेयर होल्डर्स को 12 की ईपीएस कंपैरेटिव के तौर पे दिखानी है। किस साल में खड़े होके? 13 में खड़े होके 13 एंड कंपैरेटिव 12 दिखाने लगा। मेरे अलावा सारे क्लियर है? क्या कैलकुलेट करने लगा हूं मैं? ईपीएस। अर्निंग्स बताएं 13 की 30,000, अर्निंग्स बताएं 12 की 20,000। एनी एतराज? बेस बताएं 12 की 10,000, ब्रैकेट से ना डरिएगा। बेस बताएं 13 की 10,000, असूलन 10,000, एंड शुड नॉट बी एनी ब्रैकेट। ईपीएस ऑफ लास्ट ईयर 2 रुपए, ईपीएस ऑफ करंट ईयर 3 रुपए। असूलन किन शेयर्स को इग्नोर कर दें? वजह? अब मेरे वर्ड्स जब तक पूरे ना हो काइंडली अपनी कोई कंक्लूजन नहीं। लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया, या अल्लाह मदद कर मौला, या अल्लाह बुजुर्गों ने कुछ गलत ना फरमाया मौला। बुजुर्गों ने फरमाया कि करंट ईयर में अगर इशू फॉर नो वैल्यू है तो उनको इसलिए लें कि शेयर्स में तो इजाफा हुआ है। ठहरे 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 ठहरे, बुजुर्गों ने फरमाया शेयर्स में बोनस शेयर्स भी लें, 10 की बजाय 20,000 लें। क्या यहां तक बुजुर्गों की बात 100% गलत है? प्लीज यार, यस सर, यहां तक 100% गलत। अगर बुजुर्गों ने इसके अलावा कुछ नहीं फरमाया तो ये जुल्म में जुल्म अजीम है। क्या क्या मसला 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 उठा दें उठा दें उठा दें। लेकिन बुजुर्गों ने कहा रिलैक्स हो जाओ नौजवानों, करंट ईयर में लो और कंपैरेटिव ईयर में भी लो ताकि कंपैरिजन गलत ना हो जाए। या तो क्या ना करो नौजवानों, या तो क्या ना करो, या तो क्या करो, इग्नोर करो। लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया, क्या क्या फरमाया, क्या फरमाया? रिलैक्स, करंट ईयर में लो, लेकिन साथ ही साथ कंपैरेटिव में भी लो ताकि कंपैरिजन जेबरडाइज ना हो जाए, खराब ना हो जाए। एक वर्ड इंग्लिश में लिखा नजर आना था, मैंने कहा पहले बोल लो, कंपैरिजन खराब ना हो जाए। क्या बुजुर्गों ने कुछ गलत तो नहीं कहा? फाइनली अगर सिर्फ क्या कहते तो हरगिज आप ना मानते। तो ये इशू फॉर नो वैल्यू होते हैं, इन्हें करंट ईयर में टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है। टाइम वेट की कोई बहस नहीं, ये शुरू में हो, मिड में हो, एंड में हो, करंट ईयर में आ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये कंपैरेटिव ईयर में आके ईपीएस को, कभी वर्ड सुना आपने मेरे से, रीस्टेट कर देंगे। ओरिजिनली शेयर होल्डर बन जाए, शेयर होल्डर बन जाएं। ओरिजिनली 2012 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप तक पहुंची होंगी और उसमें क्या ईपीएस नजर आ रही होगी? 2 बेस्ड ऑन 10,000 शेयर्स। लेकिन अब जो ईपीएस जाएगी उसकी बेस में 10,000 की बजाय 20,000 शेयर्स की बेस पे जब जाएगी तो ईपीएस
डिफरेंट नजर आ जाएगी और शेयर होल्डर परेशान हो जाएंगे। परेशानी से बचाने के लिए सबसे पहले क्या किया, रीस्टेट भी किया, इंशाल्लाह डिस्क्लोजर भी देंगे। एक सेकंड के लिए मुझे करंट ईयर और कंपैरेटिव ईयर की आप जरा रिवाइज्ड ईपीएस बता दें। 1.5 और पिछले साल 1। क्या अब ईपीएस धोखा तो नहीं दे रही? क्या वाकई ईपीएस में इजाफा हुआ है? आई होप कि हम कुछ बात समझ गए हैं। ये लिखने की इतनी जल्दी ना करें, पहले हम जरा इंग्लिश में भी पढ़ लें, बाद में आराम से इसको अगर लिखने की जरूरत महसूस करें तो कर लेंगे। पहले जरा रिलैक्स होकर मेरी बात का एक आंसर देना जरूरी है। क्या मैं 2012 के अंदर पहुंच के ये एडजस्टमेंट कर रहा हूं? 2012 गुजर गया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 पर शेयर पहुंच गया है। 13 में खड़े होके अगर कोई बोनस शेयर्स इश्यू हुए हैं फॉर नो वैल्यू है तो उन्हें करंट ईयर में भी कंसिडर करें और पिछले साल की कंपैरेटिव ईपीएस कैलकुलेट करते हुए भी कंसिडर करें ताकि कंपैरिजन खराब ना हो जाए। आए पहले इंग्लिश में एक पैराग्राफ पढ़ें, देन उसके बाद फिर इस पेज के नीचे भी जगह रजिस्टर में लिखना वहां लिख लीजिएगा। पेज के नीचे जगह ज्यादा अच्छी इसलिए है क्योंकि एग्जाम्पल छोटी सी है और यहीं जरा नजर आ जाए, बाद में इंशाल्लाह लिख के रजिस्टर भी करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बुजुर्गों पे कोई इतराज तो नहीं रह गया? तो आज से ऑनवर्ड्स फिर एक फैसला ये हुआ कि इंशाल्लाह हम बुजुर्गों की बात को ठंडे दिल से ठंडे दिल से गौर से सुनेंगे। और अगर इख्तलाफ राय सिर्फ ये रह गया कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है तो वक्ती तौर पे बुजुर्गों की मानने में हर्ज नहीं। हाँ, अब जब हम बड़े होंगे तो हम अपने बच्चों से कह देंगे कि यार बस यही ठीक है जो तू कहता है यार वही कर लेंगे, तो उस वक्त हम इख्तलाफात को खत्म कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम अपने इख्तलाफात को बुजुर्गों की मान के खत्म कर लेंगे। लेकिन गलत बात है या सही बात है? क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से आपस में ताल्लुकात में दरारें डाल देना, लड़ाइयां कर लेना, ये आप लोगों के साथ रह के मुझे समझ आई कि बात सही नहीं है। आ जाए पॉइंट नंबर 2 हम पढ़ ही लें। इंग्लिश में इतना सारा जो लिखा हुआ है, आखिर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सी हेडिंग पढ़ रहा हूं मैं? Issues for no value involve an entity effectively underline words giving away shares। पहला सेंटेंस अंडरलाइन करो। नो वैल्यू शेयर्स देने का मतलब क्या हुआ? बस शेयर गिव अप गिविंग ही कर रहे हैं हम, क्या ले नहीं रहे क्या दे जा रहे हैं। एग्जांपल्स ऑफ दिस इंक्लूड कैपिटलाइजेशन इशू, ब्रैकेट में वही लिखा हुआ बल्कि एक और वर्ड भी शायद लिखा हुआ है, बोनस इशू एंड इशू स्क्रिप इशू, जरा वर्ड्स इंशाल्लाह याद हो जाएंगे जरा। एंड शेयर स्प्लिट, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे डिस्कस करता हूँ। Capitalization issue frequently occurs when a company has shortage of cash, with the result that shares are issued instead of paying cash dividend to the shareholders। ये एक explanation है। कंपनीज नॉर्मल ये है कि कुछ कैश डिविडेंड भी देती हैं और कुछ बोनस शेयर्स भी, और कभी कभी अगर पैसे नहीं है तो कुछ ना देने की बजाय कंपनीज कम से कम शेयर्स दे देती हैं ताकि हम अगर कैश नहीं भी दे रहे तो शेयर होल्डर स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर बेच के पैसे कमा सके, और अगर नहीं भी बेचना चाहता तो रख ले, कम से कम अगली दफा उसे उम्मीद हो कि शेयर्स बढ़ने की वजह से डिविडेंड ज्यादा हो जाएगा। तो कंपनी शेयर होल्डर्स की नाराजगी से बचने के लिए समटाइम्स एक्स्ट्रा शेयर्स भी दे देती है जिससे फिर शेयर होल्डर को बेच के या फ्यूचर में डिविडेंड की वजह से फायदा हो सकता है। अब आए जो अक्सर बात हुई ईपीएस के एंगल से, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है। सिंस देयर हैज बीन नो इंक्रीज इन द capital resources means no cash injection into the business। यहां तक साथ है? मैं रुक जाऊंगा रस्ते में, जहां तक इश्यू साथ से बताइएगा। यहां तक ठीक है? Since there has been no increase in the capital resources, an increase in profits cannot be expected if the earnings in the current year are the same as the earning in the prior year। Concentrate। फॉर एग्जाम्पल अगर 20,000 पिछले साल थी, 20,000 इस साल है, and there is an increase in number of shares in the current year as a result of bonus share या share split। अब मेरी तरफ जरा देखें, पिछले साल भी 20,000 है, इस साल भी 20,000 है, लेकिन पिछले साल सपोज 10,000 शेयर्स थे, इस साल 20,000 शेयर्स हैं, और अगर हमने कुछ ना किया तो कंपैरिजन खराब हो जाए। दोबारा पर शुरू करें, सेकंड लाइन से, सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन। इफ द अर्निंग इन द करंट ईयर are the same as the earning in the
prior year and there is an increase in number of share in the current year as a result of bonus share split chal rahe. The earning per share in the current year will, when compared with the earning per share in the prior year, indicate क्या खराबी in the efficiency of the earning relative to the available cash resources. नजर क्या आएगा? EPS खराब हो गई है. Comparability would thus be adversely affected. Jeopardize का मतलब adversely affected unless adjustment is made. रीजन समझ आ गई सर सारी? बल्कि रीजन तो नहीं कहना चाहिए, मसला समझ आ गया है. The adjustment made for an issue for no value is made to the underlying. Adjustment made for an issue for no value is made to the prior year. Note, an issue for value is adjusted for the in the current year based on time. अब ये मिक्स नहीं होना. इश्यू फॉर वैल्यू में क्या होता है? करंट ईयर में टाइम वेट होता है, पिछले सालों में कुछ नहीं होता. लेकिन अगर इश्यू फॉर नो वैल्यू है तो करंट ईयर के साथ साथ पिछले सालों में भी एडजस्टमेंट होती है. This adjustment has the effect that it appears that the shares issued in the current year had already been issued in the prior year. This adjustment, एक पहली लाइन अंडरलाइन करें इस पैराग्राफ की. The adjustment made for an issue for no value is made in the prior year. और finally आखिरी लाइन, this adjustment is not time weighted as well like issue for value. Let me conclude. issue for value का क्या होता है? करंट ईयर में टाइम वेट होता है. इश्यू फॉर नो वैल्यू का क्या होता है? करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर में भी लिखा जाता है विदाउट एनी टाइम वेट. 10,000. अब जरा नीचे आंसर लिख लें थोड़ा सा, और मेरी सजेशन ये है जरा 2012 के एंगल से भी लिख लें और फिर 2013-12 रीस्टेटेड के एंगल से भी. अगर यहाँ महसूस करें जगह थोड़ी है तो मैं इंसिस्ट नहीं करता. आप अगर रजिस्टर में लिखना चाहते हैं तो रजिस्टर में लिख लें, लेकिन एग्जाम्पल का कम से कम नंबर या पेज नंबर जरूर नोट कर लीजिए. जी ऑनेस्ट नोट कर लिया आपकी तरफ से, वेट हो रहा है. अगर आप नोट कर लें तो बताइए. एनी कंफ्यूजन सर? आपके दोस्त फिर गायब है? नहीं, आजाद कश्मीर वाले भाई फिर चले गए. अच्छा, लाहौर में नहीं है? लाहौर में ये सीए सर जी एक लंबा सफर है. ये शुरू तो हो जाता है लेकिन हर रोज फुल कमिटमेंट मांगता है. कब तक? जब तक डिग्री ना मिल जाए. वक्ती तौर पे बंदा रिलैक्स हो जाता है. आखिर ये मिशन कंप्लीट कब होगा? बस थोड़ा सा अरसा है, सब्र करें. अल्हम्दुलिल्लाह जब पीआरसी आपका क्वालिफाई हो गया है, उस दिन क्या लग रहा था वैसे? सीए सारा हो गया है, और जिस दिन कैफ होगा उस दिन फिर पता चलेगा ये तो अभी मजाक ही हुआ. डरा रहा हूं सर, आपको डराने वाले बड़े आए जिंदगी में. उस वक्त भी आए जब आप सीए में एंटर हो रहे थे, तो तब नहीं डरे तो अब मैं क्या कर सकता. जिस दिन आपका पीआरसी होगा अपने आप को कहोगा आई एम पीआरसी क्वालिफाइड.
हो सकता है कुछ और इंग्लिश में भी कहा हो। जस्ट अब सीए मेरा होने वाला है, मेन काम हो गया। 3 स्टेप्स हैं, पहले पीआरसी है, फिर कैप है, फिर फाइनल है, तो और कुछ भी नहीं, 1/3 तो हो गया। जी तैमूर साहब ठीक कह रहे हैं जी, वेटिंग फ्रॉम साइड। अच्छा है सर जी, वरना फजूलियात में आजकल इतनी ज्यादा फजूलियात हैं कि इंसान का जहन कभी उधर कभी इधर। सीए कम से कम जहन को फोकस रखने में हेल्पफुल हो सकता है। एक जिंदगी में एक सॉर्ट ऑफ एक मिशन बनाना पड़ना है आप लोगों को कि मैंने सीए करना है। ये होना नहीं है, ये उस तरह नहीं है जिस तरह मेडिकल में एडमिशन लिया अगर आपने, तो मेरा ख्याल है जो लोग मेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं डॉक्टर बन ही जाते हैं। क्या ख्याल है, वैसे गलत तो नहीं कर रहा कहीं? हाँ, अपनी मर्जी से ना बनना चाहे तो उसकी मर्जी है, वरना अगर टाइम वक्त लगा लें तो बन ही जाते हैं। इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है तो अब बन ही जाना है, और अगर सीए में एडमिशन ले लिए तो अब सीए हो ही जाना है। यहाँ ये मसला है, सीए होना होना कोई नहीं है, ये इंशाल्लाह करना ही पड़ना है। सॉरी एमी, आपको डरा रहा हूँ, ये बातें बच्चों वाली करने की। अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन जा रहा है, इतना मजा आ रहा है, कल भी शाम को आए, आज भी सुबह है, दिल अब बस एक ही कर रहा है जो मैं बताऊंगा नहीं। अच्छी भली रूटीन बनी हुई है। अगर सैटरडे से शुरू करें, सुबह पढ़ा, दोपहर पढ़ा, शाम पढ़ा, एक दिन में। कल थोड़ी सी बोरियत हुई, लेकिन चले सुबह घर पढ़ा, शाम कॉलेज पढ़ा। आज बस खतरा ये लग रहा है कि सुबह तो पढ़ ली, अब शाम घर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्या हो गया यार, अब कल क्या होगा वो भी सोचते हैं बाद में, इंशाल्लाह कुछ करते हैं। जी मैंने आगे कुछ भी नहीं कहा, आप खुद अज्यूम कर रहे हैं आप। जी सर, जी सर, जी सर, पॉइंट रिमेंबर नेक्स्ट पेज सर। पॉइंट रिमेंबर सर, यहां तक की बहस फाइनल होने लगी है सर। पेज नंबर कौन सा आ गया जी आपके पास? पेज 100 पूरा 100 हो गया। प्लीज नोट दैट एडजस्टमेंट इज नॉट टाइम वेटेड। कौन सी? फॉर वैल्यू, फॉर नो वैल्यू, नॉट टाइम वेटेड। टाइम वेटेड का मतलब 9/12, 7/12, 12/12, कोई बहस नहीं है किसके लिए? फॉर नो वैल्यू, फॉर नो वैल्यू। एंड देयरफॉर इशू फॉर नो वैल्यू मेड ड्यूरिंग द ईयर, चाहे शुरू में हो, चाहे साल के एंड में हो, चाहे किसी और पॉइंट पे हो। इन अदर वर्ड्स, अगर डेट दी भी हो तो कोई टाइम वेट नहीं करना है। टाइम वेट सिर्फ किसको क्यों करना है? फॉर वैल्यू को टाइम वेट क्यों करना है? क्योंकि उसके रिसोर्सेज ने उतना उतना टाइम हिस्सा लिया है, यहां रिसोर्सेज आने ही नहीं। तो अगर डेट हो साल के शुरू की, मिड की, एंड की, तो वो इररेलेवेंट है, एज इट इज आपने लेना है। हाँ, लेकिन साथ साथ कहां भी लेना है? पिछले सालों में भी लेना। तो आप ब्रैकेट के बगैर सेंटेंस पढ़ें दोबारा। प्लीज नोट दैट एडजस्टमेंट इज नॉट टाइम वेटेड एंड देयरफॉर इश्यूज फॉर नो वैल्यू मेड ड्यूरिंग द ईयर। ब्रैकेट पढ़ ली थी जरा, एक दफा पढ़ लेना दोबारा, चाहे शुरू में हो, एंड में हो, किसी और डेट पे हो, आप ब्रैकेट छोड़ दो। इश्यू फॉर नो वैल्यू मेड ड्यूरिंग द ईयर और ऑल डेल्ट विद इन द सेम वे। कैसे? ब्रैकेट करंट ईयर में इंक्रीज करें और पिछले पीरियड में एडजस्टमेंट करें नंबर ऑफ शेयर्स की। किस साल में भी करें, किस साल में भी करें, विदाउट टाइम वेट। डेट ना हो तब ना करें, या डेट हो भी तब भी ना करें। डेट हो या ना हो, टाइम वेटिंग है ही नहीं किसकी। लेट मी कंक्लूड, अगर इश्यू फॉर फुल मार्केट वैल्यू है, करंट ईयर में टाइम वेट है और पिछले साल में कुछ नहीं है। और अगर इश्यू फॉर नो वैल्यू है, करंट ईयर में एज इट इज है, पिछले साल में भी एज इट इज है, विदाउट एनी टाइम वेट। डेट हो या ना हो, विदाउट टाइम वेट है। इन अदर वर्ड्स, किसके केस में डेट चाहिए? इश्यू फॉर वैल्यू। और अगर इश्यू फॉर वैल्यू में डेट है भी तो जरूरत नहीं, टाइम वेट करने नहीं। ठीक है सर, बस मुझे अगर आधा घंटा और दें तो शायद सारा सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा जरा शायद अभी हमें आगे, यहाँ तक बात समझ आ गई? पेज 98 पे वापस जाए, पेज 98 के एंड पे जाएं, जो मेरा ओके हो गया प्लीज। नहीं, डेट हो भी तो फर्क नहीं पड़ता। इश्यू फॉर वैल्यू में अगर डेट ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वो डेट चाहिए 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 चाहिए।
नहीं, अगर नहीं दी होगी तो हम नहीं कर सकेंगे, फिर हमें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि वहां उसने टाइम वेट होना है, तो वहां इंशाल्लाह डेट दी होगी। टाइम इश्यू फॉर नो वैल्यू में अगर डेट हो भी तो जरूरत नहीं। ये पेज नंबर 98 पे आपको दोबारा ले गया हूँ, और पेज नंबर 98 के एंड पे लेके गया हूँ, जस्ट टू एम्फसाइज कि हम इस वक्त शेयर्स की बात कर रहे हैं और शेयर्स के इंक्रीज की बात कर रहे हैं। पॉइंट 1 हो गया है, दैट इज इशू फॉर वैल्यू एट फुल मार्केट प्राइस। सेकंड पॉइंट अभी जारी है, इशू फॉर नो वैल्यू में भी बोनस शेयर्स डिस्कस हुए हैं, लेकिन इशू फॉर नो वैल्यू की एक और एग्जांपल शेयर स्प्लिट समझने के लिए सफा नंबर 100 पे आते हैं। अभी कौन सी ही बहस जारी है, इशू फॉर नो वैल्यू में पहली एग्जांपल कौन सी हुई है और दूसरी एग्जांपल क्या है? अच्छा, शेयर स्प्लिट हो या बोनस शेयर्स हो, दोनों इशू फॉर नो वैल्यू है। ट्रीटमेंट इनका वही है जो आपको पता चल गया है, क्या है? करंट ईयर में भी लेना है, प्रायर ईयर में भी लेना है, टाइम वेट नहीं करना है। हमने इस वक्त सिर्फ डिस्कस ये करना है कि ये शेयर स्प्लिट है क्या चीज, वर्ड नहीं है। हाँ, जरा शेयर स्प्लिट को समझने की कोशिश करें। मिल गई हेडिंग? कौन सा सफा है और सेकंड पैराग्राफ है। शेयर स्प्लिट सर जी समझने से पहले जरा ब्रैकेट में जाएंगे, एक सेकंड पढ़े जरा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ। सपोज आपकी जेब में 1000 रुपए का एक नोट है, वन नोट मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपी नोट, वन नोट ऑफ रुपीज 1000। आपके पास कितने रुपए हैं? 1000। अच्छा, आगे हम नोट के स्पेलिंग यही होंगे। आपके पास एक नोट है तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा, मैं सिर्फ एक उसमें से नोट की बात कर रहा हूँ। ऑफ रुपीज 1000, 1000 रुपीज का एक नोट है, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपया है। मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं कि यार मेरे पास 100 रुपए के 10 नोट है, प्लीज एक्सचेंज कर लें। ताल्लुकात हमारे काफी ज्यादा खराब हैं, होते चले जा रहे हैं, लेकिन ठंडे दिल से सोचें, क्या ये एक्सचेंज अगर हो जाए तो किसी का नुकसान तो नहीं है? लेट्स अज्यूम आपने ये मेरी बात मान ली, आपका 1000 रुपए का नोट कितने 100 के नोट्स में स्प्लिट हो गया? स्प्लिट का मतलब क्या है? तकसीम हो गया, तकसीम हो गया। आपका 1000 रुपए वाला नोट 10 100 रुपए के नोट्स में स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया। क्या नेट इफेक्ट अभी भी सेम है? अब कैसे लिखूं? 10 नोट्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए ऑफ रुपीज 100, 1000। क्या 1000 सेम है? एक नोट के बदले 10 नोट आपकी जेब में है, क्या टोटल रुपीज सेम है? दाना सर, क्या बढ़ा लेकिन क्या नहीं बढ़ा? नोट्स की तादाद बढ़ी है, लेकिन रिसोर्सेज की अमाउंट सेम है। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का नोट था, मेरे से आप कितने 10 के नोट लेंगे अगर एक्सचेंज मुमकिन करनी है हमने? इस केस में कैसे लिखो? 100 नोट्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 ईच, 10 ईच, मेरा तो नहीं ख्याल ही पूरे होंगे। 1000 ईच, 100 ईच। अभी भी आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं? 1000। रिसोर्सेज में कोई तब्दीली नहीं है और नंबर ऑफ नोट्स में इजाफा होता चला जा रहा है।
अगर 5 रुपए के सिक्कों में कन्वर्ट कर लें तो 200 सिक्के हो जाएंगे, मजा आएगा। मजा अपनी जगह है, रिसोर्सेज सेम रहेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से कंसिडरेट जरा फुल जरा। सपोज एक कंपनी है, उसके 10,000 शेयर, 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल है। डन है सर? डन है सर? ये 10 ईच के है, एक शेयर की रजिस्टर्ड प्राइस, नॉमिनल प्राइस, रजिस्टर्ड प्राइस। It has nothing to do with the market price. Market price can be different from the nominal value, par value या face value। 55, 10 रुपए। Let's assume गवर्नमेंट ने, जिस मुल्क में आप हैं उस मुल्क की गवर्नमेंट ने ये कहा कि आज से ऑनवर्ड्स एक शेयर की रजिस्टर्ड प्राइस 10 रुपए नहीं, 10 रुपए नहीं, 5 रुपए हुआ करेगी। क्या शेयर कैपिटल के रुपीज में इजाफा हो जाएगा? लेकिन क्या बढ़ जाएगा? अब सेंटेंस कैसे लिखूं? 20,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच इज इक्वल टू 1 लाख। कितने शेयर्स, कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो गए? 10,000 शेयर्स 20,000 शेयर्स में स्प्लिट हो गए, डिवाइड हो गए। क्या शेयर्स बढ़ गए? क्या रिसोर्सेज में भी कोई चेंज आया? तो वंस अगेन बोनस इशू ध्यान में लाएं। बोनस इशू में क्या होता है? शेयर्स बढ़ गए, रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आया। इस शेयर स्प्लिट का भी ट्रीटमेंट क्या होगा? करंट ईयर में विदाउट एनी टाइम वेट लेंगे। पिछले साल की ईपीएस किन शेयर्स की बेस पे कैलकुलेट हुई होगी? 10,000। इस साल गवर्नमेंट ने डिनोमिनेशन चेंज की, शेयर्स की तादाद में इजाफा हो गया। इस साल अगर हम 20,000 की बेस पे करें, पिछले साल 10,000 की बेस पे करें, तो क्या कंपेरेबिलिटी एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी? उसका इफेक्ट ठीक करने के लिए क्या करेंगे? करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर में भी एडजस्टमेंट करेंगे। इस स्टोरी में सिर्फ हमने क्या शायद समझने की कोशिश की है कि शेयर स्प्लिट क्या होता है। एक सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। क्या शेयर की प्राइस 10 से 20 अगर हो जाए तब भी हो सकता है, लेकिन वो मैंने अभी इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि उससे नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पेज नंबर 99 वाली जब बहस करेंगे उस वक्त करेंगे, छोड़ दें उसे। मैंने अभी शेयर स्प्लिट की बहस की है। आइए जरा इंग्लिश में देखते हैं कि शेयर स्प्लिट सही लिखा हुआ है या नहीं। ये नोट वाली एग्जांपल ठीक है यार? नोटों से समझ आ गया सर? नोट स्प्लिट हो गए यार, लेकिन सिर्फ नोट्स की तादाद चेंज हुई है, तो कोई खुशी वाली इसमें कोई बात नहीं। शेयर स्प्लिट इज अ सिचुएशन, ब्रैकेट छोड़ दो, where a share is divided into 2 or more shares. For example, denomination of share is, अब ये denomination of share का मतलब nominal value of share is reduced, reduced या increased? increase भी हो सकती है। For example, government has changed the denomination of shares, means ₹10 each share is divided into, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक शेयर और नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, तो आपका शेयर कैपिटल क्या है? 1 into 10 इज इक्वल टू 10। लेकिन अगर 10 नॉमिनल वैल्यू की जगह 5 हो जाए तो 10 एज इट इज है, 5 है तो नंबर ऑफ शेयर्स 2 हो जाएंगे, 2 into 5 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। In EPS, the treatment of share split is similar to the treatment of bonus shares, as it is also a not for value issue। शेयर्स की तादाद में इजाफा है लेकिन रिसोर्सेज में कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। सबको क्लियर हो गया प्लीज? शेयर स्प्लिट किसे कहते हैं? शेयर्स बढ़ जाए या कम हो जाए, एक से ज्यादा शेयर्स में अगर डिवाइड हो गया तो ये शेयर स्प्लिट है। आइए शेयर स्प्लिट की जरा एक एग्जांपल भी करते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ दे रहे हैं मेरा? अ कंपनी हैड, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स शेयर स्प्लिट समझ आ गया? जी आपको प्लीज फिजिकल स्टूडेंट्स, बाकी इसकी कैलकुलेशन के लिए जरा एक एग्जांपल बेस बना लेते हैं।
A company had 10,000 ordinary shares in issue on 1st January 11. On 1st April 12, बहुत ध्यान से अब चीजें शुरू हो गई. There was a share split whereby, underline, every 2 shares become 5. Simple translation. हर 2 शेयर्स 5 हो गए, 5 से बढ़ गए. हर 2 शेयर्स अगर 5 हो गए तो कितने और हो गए? जाने यार, सही कह रहे हैं. आगे पढ़ते हैं, मैं बाद में बताता हूं. यहां तक कितनी ट्रांसलेशन ठीक है? एवरी 2 बिकम्स 5 मींस 2 5 हो गए, 2 5 हो गए, 2 शेयर 5 हो गए, 5 शेयर्स हो गए. बढ़ गए शेयर्स या कम हो गए? अगर 2 शेयर्स 5 हो गए तो हिम्मत लगा कर कर लें. अगर 2 शेयर्स 5 हो गए तो 4 शेयर्स, सॉरी मैंने सवाल वापस ले लिया. मैंने सवाल वापस ले लिया, ये बहुत टफ था, ये बहुत टफ है, टफ है, टफ है. नो नो नो, सिर्फ 2 5 हो गए प्लीज. सॉरी सॉरी फॉर क्वेश्चन. नो नो, सवाल गलत है. सवाल में लिमिटेशन है, सवाल ठीक नहीं है. प्लीज मैं सवाल दोबारा चेंज करके बोलूंगा. फॉरगेट अबाउट द सवाल. 2 शेयर, हर 2 शेयर्स 5 हो. आगे चलो. वो सवाल ही गलत है. अगर इसका जवाब 6 था तो सवाल ही गलत है थोड़े से. On 1st June 2023, 12,000 shares were issued at market value of 5 per share. Basic earnings were 1.5 लाख in 2011 and 261,250 in 2012. ये पहली एग्जांपल ऐसी है जिसमें 2 चीजें साइमल्टेनियस हो गई हैं. शेयर स्प्लिट किस चीज की एग्जांपल है? इश्यू फॉर नो वैल्यू. और इश्यू फॉर नो वैल्यू के बाद 1 जून को क्या हुआ? इश्यू फॉर वैल्यू भी हुआ है और इश्यू फॉर फुल मार्केट वैल्यू भी है. कोई परेशानी की बात नहीं है. रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 विद कंपैरेटिव. आल्सो कैलकुलेट ईपीएस फॉर 2011. क्या मतलब यार? फुल स्टॉप तक का मतलब आल्सो से पहले पहले 2012 की ईपीएस बताएं और 2011 को कंपैरेटिव समझ के बताएं. आल्सो कैलकुलेट ईपीएस फॉर 2011 का मतलब 2011 में खड़े होके 2011 की ईपीएस कैलकुलेट करें. और आल्सो से पहले पहले का मतलब है 12 में खड़े होके 12 के साथ साथ कंपैरेटिव 11 भी बताएं. एक ही चीज 2 दफा मांगी है उसने. आल्सो का मतलब आल्सो से आगे 11 में खड़े होके 11 एक्सप्लेन करें, 11 की ईपीएस बताएं. और फुल स्टॉप से पहले 12 में खड़े होके 12 के साथ साथ क्या सम टाइम पिछले सालों की ईपीएस रीस्टेट भी हो जाती है? किन वजूहात की बेस पे? अगर फॉर वैल्यू हो या फॉर नो वैल्यू हो? फॉर नो वैल्यू हो. आए बिस्मिल्लाह पढ़ें, रजिस्टर खोल लें. अब इंजॉयमेंट स्टार्ट हुई है, लेकिन बिलीव मी ये इंजॉयमेंट आज ही सारी खत्म हो जानी है और बाद में सिर्फ रेपिटेशन रह जानी है. यकीनन रिक्वायरमेंट में 12 विद कंपैरेटिव पहले है और 11 बाद में है. लेकिन जस्ट काइंडली मेरी रिक्वेस्ट पे पहले ईपीएस कैलकुलेट करें 2011 की. 11 में अज्यूम करके अपने आप को 11 की ईपीएस कैलकुलेट करवाएं. ये साथ साथ शुरू करेंगे, जहां रोकूंगा वहां रुकेगा. जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट, बस ईपीएस पे आ जाए. ईपीएस 2011 किस साल खड़े होके किस साल का सोच रहा हूं. फुल कंसंट्रेट. 11 की अर्निंग्स बताएं प्लीज यार, बता दें वैसे ही मत लिखें. 11 के ब्रॉड डाउन शेयर्स बताएं. 10,000,
11 में कोई चेंज बताएं। और यार नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ क्या हो गया, अप्रैल, लेकिन 12 है। 11 का ब्रॉड डाउन बताएं 10,000, 11 में चेंज बताएं, नो चेंज, 11 में कोई चेंज नहीं। 11 का क्लोजिंग बताएं, रुक जाए 10,000। 11 का वेटेड एवरेज बताएं, मायूसी मायूसी फिर मायूसी, दोबारा शुरू कर दें। 11 का ब्रॉड डाउन बताएं, 11 का चेंज बताएं, 11 का क्लोजिंग बताएं, 10,000 नो चेंज। 11 का वेटेड एवरेज बताएं 10,000, लिखें कैलकुलेटर पकड़ें। 10 ईपीएस पर शेयर नहीं आई, 15 आई है, 15 ही आ गई, 10 गलती से आई, लिख लें। ये तैमूर ठीक है शायद। शुक्र है हमने साथ ही लिख लिया था। किस साल खड़े होके मैंने किस साल का सोचा है। यार हमारी भी इसका समझ नहीं आती, 2024 आया हुआ है, 11 में कैसे खड़े हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो जाते हैं सर, कोई मसला नहीं। ये मैंने टेंशन क्रिएट की है, वरना आराम से खड़े हो गए थे। अब बताएं किस साल में खड़े होना है, आ जाए लिखें। ईपीएस 2012, लेकिन 12 में खड़े होके सोचना किस किस साल का है। अब लिखना वंस अगेन रोक दें। 12 में खड़े हैं और 12 के साथ साथ कंपैरेटिव 11 का सोचना शुरू करने लगे हैं। मत लिखें अब इस तरह, देखें पेशेंस। ईपीएस कैलकुलेट कर रहा हूं, 12 की ब्रैकेट में लिखा 2012, लेकिन 12 में खड़े होकर 12 की ईपीएस और 11 को कंपैरेटिव के एंगल से सोचना। 12 में खड़े होके 2012 और 12 में खड़े होके 2011 का डिसीजन लेना है। डन है सर। ईपीएस का फार्मूला, अर्निंग्स बताएं 2012 की 261 250, 11 की 1,50,000, 1,50,000। नहीं ईपीएस, ईपीएस नहीं, अभी अर्निंग्स, अर्निंग्स पिछले साल की अर्निंग्स और करंट ईयर की अर्निंग्स मैंने आपके सामने दोबारा लिखनी है। बेस अब बनानी है, लेकिन बेस बनाने से पहले सवाल गौर से देखें। अब अगर आपने कंसंट्रेट किया तो ये बहसें खत्म हो जानी हैं, और अगर ना किया तो प्लीज ये साइंस बन जाएगी। रेडी है सारे। 2011 का ब्रॉड डाउन बताएं, शेयर्स की बात हो रही है, 10,000 शेयर्स। 2011 में चेंज बताएं, 2011 में चेंज बताएं। 2011 का क्लोजिंग बताएं, 2012 का ब्रॉड डाउन बताएं 10,000। कैरी डाउन ऑफ 2011 बिकम्स ब्रॉड डाउन ऑफ 2012। गेम ऑन, आगे करें। 1 अप्रैल को क्या हुआ, शेयर स्प्लिट हुआ। इश्यू फॉर वैल्यू हुआ या फॉर नो वैल्यू हुआ, इश्यू फॉर नो वैल्यू हुआ। कोई इशू नहीं, अभी वर्किंग कर लेते हैं। इश्यू फॉर नो वैल्यू अगर हो जाए तो क्या करंट ईयर में उसका इफेक्ट आता है, टाइम वेट करते हैं, और पिछले सालों में भी इफेक्ट जाता है। शेयर स्प्लिट इश्यू फॉर नो वैल्यू है, करंट ईयर में भी इफेक्ट आएगा, मींस 2012 में, पिछले में भी जाएगा 2011 में। वर्किंग कैसे होगी अभी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी गेम और आगे बढ़ाएं। फिर 1 जून को क्या हुआ, इश्यू फॉर वैल्यू, फुल वैल्यू, फुल वैल्यू सर यही होगा। अगर नहीं बताया मार्केट प्राइस पर इशू है, फुल पे ही होना चाहिए अनलेस इंफॉर्मेशन हो। तो क्या इशू फॉर वैल्यू जो हुआ है उसमें उसका कोई टाइम वेट होता है इफेक्ट, और उसका इफेक्ट पिछले सालों में नहीं जाता। अब जब एक से ज्यादा इश्यूज इन्वॉल्व हो जाएं, क्या बोला मैंने, तो अपनी आसानी के लिए, बेस ढूंढने के लिए, बेस के शेयर्स ढूंढने के लिए हम एक वर्किंग करने की आज आदत बना रहे हैं। ये जो आदत इस वक्त हम बनाने लगे हैं, ये किन सिचुएशंस में जरूरी नहीं है। अगर एक ही इशू है, फॉर वैल्यू है या नो वैल्यू है या सिर्फ शेयर स्प्लिट है, फिर तो कोई जरूरत नहीं, टाइम वेस्टिंग है। लेकिन वो तो शायद सवाल को खुश नसीबों को कभी आएगा, बल्कि खुश नसीब माफ करे क्यों, हमें तो मजा ही इसका आता है। तो इश्यूज ठीक ठाक हुआ करेंगे
तो उसके लिए हम आज एक टेबल बनाना सीखेंगे जो इंशाल्लाह आप एंजॉय भी किया करेंगे। लेकिन आज क्योंकि पहली दफा है तो मेरे साथ बनाएंगे। पहले आप जरा इकट्ठे हो जाएं, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो मैं वर्किंग करने लगा हूँ ये करने किस चीज की लगा हूँ? बेस की। ये हुई ना बात, बेस में क्या आता है? शेयर्स। तो शेयर्स की एक वर्किंग है जहां मैंने बड़े बड़े बॉक्सेस बनाए हैं। यहाँ बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है, ये फिगर्स हम सॉल्व करने के लिए शेयर्स की बेस बनाने के लिए वर्किंग किया करेंगे। वर्किंग क्या होगी वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ, यहाँ तक जरा इकट्ठे हो जाए क्योंकि आप लोग मेरे कहने से रुके हुए थे। जी सर, हकीकत है यार। यार मैं भी बुजुर्गों में शामिल हूँ यार, मुझे बुजुर्ग समझा करें यार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहाँ आप जैसे 15 साल 14 साल के नौजवान, कहाँ मेरे जैसे मल्टीप्लाइड बाय 5। लेकिन सीए का नौजवान वैसे किताब लिख सकता है। मैं सीए से पहले, मैं पीआरसी में, मैं पीआरसी के बाद, मैं FA1 पढ़ता हुआ, कभी किसी फाइनल वाले से इंशाल्लाह मुलाकात करवाऊंगा आपको। मैं फाइनल में मैं क्या था, बल्कि बेस्ट ये रहेगा अपनी जरा, अब तो जमाना बिल्कुल आपके हाथ में मोबाइल से तस्वीरें खिंच जाती हैं, अपनी पीएससी वगैरह की ना तस्वीरें जरा संभाल करके रखिएगा। आपको खुद यकीन नहीं आना कि ये मैं ही हूँ। रिफाइन होते जा रहे हैं, मेच्योर होते जा रहे हैं। कभी वैसे तफाकन अगर नजर पड़ी ना अपने आप पे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इतना बच्चा सा होता था यार। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेच्योर होता जा रहा हूँ। जी सही सही कह रहे हैं जी, अभी करते हैं स्पीड अप हो जाए सर। नौजवान कह रहे वर्किंग करके जान छोड़ाएं, क्या आप बोली जा रहे हैं? छा गए हैं सर, ये जज्बा चाहिए। अब देखिएगा गेम, सब कुछ आ रहा है सर, इंक्रीज डिक्रीज सब आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह वर्किंग रिमेन से, टेबल रिमेन से, अभी बना लेंगे हम इंशाल्लाह, बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। जी सर जी, मेरी बात गौर से कंडीशन है, वर्किंग इकट्ठे हैं यहाँ तक। 3 कॉलम बना करेंगे सर कम से कम, बल्कि अभी कम से कम रहने देते हैं। लेट मी स्टार्ट एंड कंप्लीट। तब स्टार्टेड कंप्लीटेड कर लें, लिखने की बहस 1 मिनट खत्म है। सबसे पहला एक कॉलम बना करेगा इसमें एक्चुअल शेयर्स का। अच्छा ये वर्किंग सारी शेयर्स की है, इसमें बार बार शेयर्स नहीं लिख रहा। एक्चुअल शेयर्स का मतलब जो हकीकत है शेयर्स की वो लिख लेंगे। ठहर 1 मिनट, ठहर। नेक्स्ट कॉलम में करंट ईयर के एंगल से वेट किया करेंगे, करंट ईयर में वेटेड किया करेंगे, और देन प्रायर ईयर में अगर कोई एडजस्टमेंट जानी है तो उसे एडजस्ट किया करेंगे। लेट मी कंप्लीट, लेट मी एक्सप्लेन मैं क्या कहना चाहता हूं। आप बताएं करंट ईयर है कौन सा? 2012 में पहले लिखेंगे एक्चुअल शेयर्स हैं कितने, थे कितने, हैं कितने, किस किस डेट पे क्या हुआ। नेक्स्ट कॉलम में 2012 के एक्चुअल शेयर्स को देख के वेट किया करेंगे, क्योंकि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए हमें ईपीएस की कैलकुलेशन में। ये जो सेकंड कॉलम में फिगर आएगी ये हमारी करंट ईयर की 2012 के शेयर्स, 12 के शेयर्स की फिगर कैलकुलेट होगी। क्या एक्चुअल शेयर्स लेने हैं या वेटेड एवरेज लेने हैं? एक्चुअल इसलिए लिखना लेना जरूरी हो जाता है ताकि उनको देख के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट की जा सके। जहां जहां टाइम बेसिस पे करनी है वो टाइम बेस कर लें, और जहां विदाउट टाइम बेस करना उसे वैसे कर लें। यहां तक डन है सर? डन है सर। देन उसके बाद जो मैंने लास्ट कॉलम बनाया है, ये प्रायर ईयर हमारा इस केस में 2011 है। क्या प्रायर ईयर में कोई एडजस्टमेंट होती है फॉर वैल्यू की या फॉर नो वैल्यू की? फॉर नो वैल्यू की प्रायर ईयर में एडजस्टमेंट जाती है, तो उसको हम लिख लिया साथ करेंगे। कैसे? लेट मी फिनिश। आप बताएं करंट ईयर मींस 2012 का ब्रॉड डाउन नंबर ऑफ शेयर कितना है? अब ये 10 सर है तो सही, लेकिन कैसे 10 सर? एग्जांपल में जो दिया हुआ है वो ओपनिंग दिया हुआ है 2011 का। दोबारा जल्दी से आओ जाए, 11 में नो चेंज की वजह से क्लोजिंग बना 2011 का। सही कह रहे हैं आप, 10,000। और मैं इस वक्त जो 10,000 लिख रहा हूं ये किस साल के एंगल से लिख रहा हूं? 1 जनवरी 2012 का ओपनिंग 10,000। क्या ये जरूरी है कि पिछले सालों में कोई शेयर इशू ना हुआ हो सकता है। हमने करंट ईयर का ओपनिंग लिख लिया, आगे क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मुझे जरा एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स के एंगल से
करंट ईयर जरा कंप्लीट करवा दें। देखें डेटा, बताएं इसके बाद क्या हुआ, किस दिन क्या हुआ। 1 अप्रैल 2012 को क्या हुआ, इशू फॉर वैल्यू है या इशू फॉर नो वैल्यू है, इशू फॉर नो वैल्यू बताया हुआ। शेयर स्प्लिट क्या होता है, शेयर स्प्लिट में क्या होता है, शेयर्स बढ़ जाते हैं, नॉमिनल वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कोई कैश नहीं आता, ये अंडरस्टूड है। शेयर स्प्लिट होता ही क्या है, एक शेयर एक से ज्यादा शेयर्स में डिवाइड हो गया है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसोर्सेस। वो कब हुआ है मौलाना यार, वो 1 जून को हुआ है यार। 1 अप्रैल वाले दिन क्या हुआ यार, 1 अप्रैल 2012 को क्या हुआ यार, देयर वॉज मेरे पास क्यों लिखा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं देख नहीं रहा, अब मैंने देखना शुरू कर दिया। आप एग्जाम्पल 9 तो नहीं देख रहे यार, खुदा का नाम लीजिएगा, मैं हम एग्जाम्पल 8A कर रहे हैं, 9 में उलट है यार, वो खुदा का नाम लो यार। शुक्र है मौला मेरी नजर पड़ गई है। हम इस वक्त कौन सी एग्जाम्पल में नहीं है, हम कौन सी कर रहे हैं, तो 8A करते हुए नजर तो 9 पे ही जानी चाहिए। अगर मेरे सामने ये हो रहा है तो एंड में तो वो नहीं ना हो रहा है यार, एंड में तो वही हो रहा है। ना करे यार, या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, मेरा जहन चला गया उस तरफ। 8A सर पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, और अगर नेक्स्ट सवाल में कुछ उलट हुआ तो बाद में देखते हैं यार। शेयर स्प्लिट इशू फॉर वैल्यू है या नो वैल्यू है, नो वैल्यू है यार। सदी से ना करें प्लीज, कंसंट्रेट करें। इशू फॉर नो वैल्यू है और क्या है, शेयर स्प्लिट है। इशू फॉर नो वैल्यू की अभी तक आपको एक एग्जांपल बोनस शेयर पता थी और एक एग्जांपल शेयर स्प्लिट इस डेटा में आ रही है। अब पकड़ लें जरा 1 मिनट कैलकुलेटर, और फॉर एवरी 2 जो 5 हो रहे हैं, अब इस पे एक मसला आपने क्रिएट करना है जो मुझे पता आपने होने नहीं देना है। नहीं इस तरह नहीं है, सवाल मेरे होंगे जवाब आपके होंगे। पहले ये क्लियर कर लें सेंटेंस का मीनिंग क्या है, हर 2 ने 5 में कन्वर्ट होना है, यहां तक ठीक है, 2 5 होने हैं। बोर्ड पे एक सेकंड देखें, 1 अप्रैल से पहले हमारे पास शेयर्स थे 10,000, अब आपके पास लिखा एवरी 2 बिकम्स 5। बताएं ये 10,000 शेयर्स 2 शेयर्स के बराबर हैं या 5 शेयर्स के बराबर है, ना ये 2 के बराबर है ना ये 5 के बराबर, ये तो 10,000 है। ये हम कोशिश वही करेंगे जो सबसे इजीएस्ट है, क्योंकि जो जिसके बराबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे और जो फाइंड आउट करना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यकीनन यहाँ शेयर्स हैं 10,000, वहां क्या लिखा हुआ है, एवरी हिम्मत हिम्मत 2 बिकम्स 5। क्या ये 10,000 शेयर्स 5 बन चुके हैं या इन्होंने अभी बनना है, तो अगर 2 ने 5 में कन्वर्ट होना है तो 4 ने एक परसेंटेज दी हुई शायद, लेकिन जरूरत नहीं, एक रेशो दी हुई, चलो रेशो गलत है, एवरी 2 बिकम्स 5। तो अगर हर 2 ने 5 शेयर्स में कन्वर्ट होना है तो 10,000 शेयर्स स्प्लिट होके कितने शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, नहीं करना ये चाहते हैं, करना ये चाहते हैं। अच्छा इसके एक तरीके बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट ये है, कैलकुलेटर पे लिखें 10,000, और कॉस्ट वाले हजरात प्लीज खामोश हैं, क्योंकि कॉस्ट वाले हजरात हमेशा गलत करवाते हैं, FA1 वाले नौजवानों का टाइम लेते हैं। 10,000 शेयर्स हैं और लिखा हुआ एवरी 2 बिकम्स 5। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, सीरियस था, लेकिन आपने शायद सीरियस लिया नहीं। क्या ये 10,000 शेयर्स 2 के बराबर हैं या 5 के बराबर है, क्या मतलब हुआ इसका, इस फार्मूले के मुताबिक, इस रेशियो के मुताबिक 2 के बराबर। तो तरीका सर ये होता है, कैलकुलेटर पकड़ा हमने, डिवाइडेड बाय कर दें 2 और मल्टीप्लाई कर दें 5, कैलकुलेटर में जवाब आया 25,000। नहीं नहीं नो नो ये नहीं है, रिलैक्स रहेगा।
सबसे पहले मैं ये बता दें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे भी रिक्वेस्ट है, ये डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 करने की कोई समझ किसी को आई है? एक सेकंड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करना था डेफिनेटली, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप भी बता दें। डिवाइड बाय 2 इसलिए किया क्योंकि अगर 2 5 में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम देख रहे हैं 10,000 कितने में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो 10,000 शेयर्स हैं अभी ये 5 में कन्वर्ट हुए नहीं है और 2 भी 5 में कन्वर्ट हुए नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो जो 2 और 5 है, हमारे 10,000 शेयर्स 2 के बराबर है। तो एक मैथमेटिक्स का शायद एक स्टाइल है कि जो जिसके बराबर उसे डिवाइड कर दें और जो फाइंड आउट करना उससे मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन मैंने वंस अगेन कहा, हो सकता है कोई आप रेशियो प्रोपोर्शन बना रहे हो, मेरे सामने एक आया है 2.5 टाइम्स एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, लेकिन वो जरा साइंस ज्यादा हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप गौर से रेशियो देखा करेंगे, अपने शेयर्स देखा करेंगे, और जो शेयर्स आपके हैं वो जिसके बराबर है उसे डिवाइड कर दें और जहां तक पहुंचना है वहां से मल्टीप्लाई कर दें, वहां उससे मल्टीप्लाई कर दें। दोबारा कैलकुलेटर पे 0 करें। जी, मैं बहुत से डिफरेंट वेज आप बता रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है आप कर सही रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस पे एम्फोसाइज कर रहा हूं तो मैं इसलिए कर रहा हूं शायद कि ये मेरे नजदीक द मोस्ट इजीएस्ट हो जाएगा, और बार बार फिर तरीका बदलने की जरूरत नहीं है, किसी एक तरीके से अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसी तरह वर्किंग कर लेंगे। लेकिन एक में रखें, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा मेरा तरीका बेस्ट है, ये मेरे पे इल्जाम है, मैंने हरगिज ये नहीं कहा, लेकिन एक तरीका कंडीशन में रखें। मैंने कहा 10,000, क्या बोला मैंने आगे? आगे मैंने बोला 5, आंसर आपने बोला 25,000। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि सर इसकी जगह कर लें 5/2, तो ये हम एक ही बात कर रहे हैं। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अगर आगे पीछे हो जाए तो वो मैथ्स में एक्सेप्टेबल है। बचपन आपने जो पढ़ा था उसमें ये था कि सबसे पहले डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करें, बाद में प्लस माइनस करें, वो तरतीब अपनी जगह है, लेकिन डिवीजन मल्टीप्लाई आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे कहा डिवाइड बाय 2 कर लें, इंटू 5 कर लें, आपने कहा मल्टीप्लाइड बाय 5 पहले कर लें और डिवाइड बाय 2 बाद में कर लें। अगर कोई ये कह रहा है तो हम एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी एम्फोसाइज करूंगा डिवाइड बाय 2 कर लें, मतलब 10,000 2 के बराबर है और 5 फाइंड आउट आप करना चाहते हैं, इस एंगल से मैं वर्किंग करवाना चाह रहा हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर है प्लीज? जी अब्दुल्ला, मेरा ख्याल है आपने वही बात की थी जो मैंने अभी एक्सप्लेन की। इन अदर वर्ड्स कहना मैं क्या चाहता हूँ, जरा 10,000 लिखें कैलकुलेटर पे, डिवाइड बाय 2 करें जरा। यहां तक एक आंसर ना 5,000 आया, इस 5,000 का मतलब ये है, आप बताएंगे क्या मतलब? 10,000 में 5,000 2 शेयर, रहने दें, नहीं समझ आया। ओके, 10,000 टोटल शेयर है, 5,000 2 शेयर और बाद में 5 से मल्टीप्लाई करने, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन असल जो सवाल अब ये है, कंसंट्रेट द फाइनल, क्या 10,000 से शेयर्स 25,000 तक होंगे या 10,000 से 10,000 में 25,000 ऐड होके 35,000 होंगे? 10,000 शेयर्स 25,000 हो जाएंगे 15,000 से बढ़ के। शेयर स्प्लिट होने की वजह से शेयर्स में 25,000 का इजाफा हुआ है या 15,000 का इजाफा हुआ है? 10,000 शेयर्स 25,000 हो जाएंगे 15,000 से बढ़ के। नहीं साइंस मीन्स उसे जरा बोर्ड पे देखें, ये मैंने जो लिखी थी हेडिंग इशू फॉर नो वैल्यू, उसके सामने 25,000 लिखूं या उसके बाद टोटल के तौर पे 25,000 लिखूं? 10,000 शेयर 25,000 हो जाएंगे 15,000 शेयर्स के इंक्रीज होने से। पहले हमने टोटल निकाला है और बाद में हमने बैलेंसिंग निकाला है। ऑब्वियसली हम ये 15,000 भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर दोबारा हाथ में पकड़ें, 10,000 डिवाइडेड बाय 2 तो होना ही है,
आप वैसे बताएंगे कि 2 शेयर्स 5 बन रहे हैं तो 3 का इजाफा हो रहा है, तो हम 3 सीधा भी कर सकते हैं इंटू 3 करके, लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है। पहले क्या निकाल लें, टोटल निकाल लें, बाद में बैलेंसिंग फिगर 15,000 आ सकती है। सेंटेंस क्या है मेरा, 10,000 शेयर्स 15,000 से बढ़ के 25,000 तक पहुंच जाएंगे। इन अदर वर्ड 10,000 शेयर्स 25,000 हो जाएंगे 15,000 बढ़ने से। हजमड है सर, हजमड है सर, साथ वाला भी यही कह रहा है, इसलिए मजा आया जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर है? ठहर ठहर पेशेंस दिखा। $10,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 5। मैंने टोटल के सामने एक वर्किंग कर दी है। गेम आगे बढ़ाएं, अभी सेकंड और थर्ड कॉलम बनना है, गेम आगे बढ़ा दें। नेक्स्ट कोई इशू इस साल? फर्स्ट जून क्या हुआ, कौन सी एग्जांपल हो रही है, मिलती जुलती है, नेक्स्ट में नजर ना जाए। एग्जांपल 8A में इशू फॉर वैल्यू आ रहा है, कितने शेयर्स का इजाफा हो रहा है, कितने शेयर्स का इजाफा हो रहा है। इस वक्त अमाउंट्स की बहस नहीं हो रही, 12,000 शेयर्स का इजाफा हो रहा है, वो सीधे शेयर्स दिए हुए हैं। साल के एंड तक अगर और कोई इजाफा नहीं दिया हुआ तो आपको पता है 31 दिसंबर वाले दिन क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 37,000 हो जाएंगे। यहां तक वर्किंग कैंडी बोर्ड से देख के लिख लें। देन उसके बाद फिर अगले जो 2 कॉलम है वो भी पहले अपने बनवाने हैं और बाद में इंशाल्लाह अपने नोट करके घर जाना आज। और एक अगली एग्जांपल लग रहा आप करना चाह रहे हैं, और यार नजर पड़ेगी भाई की 9 पढ़ लिया उसने। जी शिराज साहब, 10,000 डिवाइड बाय 2, फ्रैक्शन दी हुई थे 2 से 5, तो डिवाइड बाय 2 इंटू 5 शेयर्स बनाने हैं हमें। तो अगर 2 शेयर्स 5 में जा रहे हैं तो इसका मतलब 20,000 शेयर्स, अगर 2 शेयर्स 5 में कन्वर्ट हो रहे हैं तो 20 शेयर्स 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर 2,000 शेयर्स होंगे तो वो 10,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी तरह अगर 10,000 है तो वो 25,000 में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है शराज, लिखी कर ली वर्किंग जी। और कोई और इशू तो नहीं किसी का? जी अब्दुल्ला आप क्लियर होंगे? 10,000 और 25,000 में डिफरेंस लेंगे तो 15,000 आंसर आ जाएगा। 10,000 शेयर 25,000 शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, देयरफॉर इसका मतलब 10,000 शेयर्स में 15,000 शेयर्स का इजाफा होके 25,000 शेयर्स बन रहे हैं। ये मैंने कुछ एरोज भी बनाए हैं, मेरा ख्याल है हेल्पफुल है एरोज। शेयर्स के लिए वर्किंग कर रहे हैं हम, करंट ईयर वेट होके करंट ईयर की बेस में जाएगा और प्रायर ईयर एडजस्ट होके प्रायर ईयर की बेस में जाएगा। उसको छोड़ दें बेटा, अगर वो नहीं क्लियर हुआ छोड़ दो उसे, छोड़ दें, वो छोड़ दें, मैंने और एक और किसी और के साथ बात की है। सबसे पहले कौन सा कॉलम बना लिया करेंगे, और जिन जिन डेट्स पे जो जो काम हुआ है उन डेट्स पे वो लिख लिया करेंगे। लेकिन इशू फॉर वैल्यू और नो वैल्यू मेन बहस है, तो वो वर्ड जरूर होने चाहिए। इशू फॉर वैल्यू अगर है तो उसने टाइम वेट होना है करंट ईयर में, और फॉर नो वैल्यू अगर है तो उसने टाइम वेट हुए बगैर
करंट और प्रायर पीरियड्स में आना है। बस ये दो मेन चीजें हमारी हैं जो शायद बार बार बहस में आनी है, तो इनको काइंडली जरा सही से हम रखिएगा। जी नोटेड है प्लीज, नोटेड है सर जी, बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पर दोबारा गौर से सुनना शुरू करेंगे। ये तो बेटा हो गया एक्चुअल कॉलम। अब बनवाएं करंट ईयर का वेटेड कॉलम। साल के शुरू में जो 10,000 शेयर्स हैं उन्होंने तो 12/12 ही होना है, तो 10,000 एज इट इज आ गया, मत लिखें। 10,000 के सामने 10,000 क्यों आ गया? क्या किया मैंने जो करने की जरूरत नहीं है? 12/12 लिखने की जरूरत नहीं। 15,000 गौर से देखें, फॉर वैल्यू है या फॉर नो वैल्यू है? 1 अप्रैल को इशू है। कैलकुलेटर उठाएं प्लीज, उठाएं। एज इट इज 15,000 आ गया। और यार 1 अप्रैल डेट है यार, क्या इसने वहां भी जाना है? जाता है अभी, खैर। टोटल हो गया दोबारा 25,000। फुल कंसंट्रेट। अगले 12,000 क्या है? अगला 12,000 क्या है? क्या इशू फॉर वैल्यू टाइम वेट होता है? कैसे? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय डेट, डेट डेट 7/12। 7 कैसे? गिना ही नहीं, गिना ही नहीं, गिना ही नहीं, परेशान है, गिना ही नहीं। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बन 6 रहे थे, गिने तो 7 हो गए। कैलकुलेटर पे आंसर 7,000 आया। और देयरफॉर वेटेड एवरी नंबर ऑफ शेयर्स 32,000 आ गए। मत लिखें। 32,000 शेयर्स किसकी बेस में पहुंच जाएंगे? 261,250 की बेस में 32,000 शेयर्स पहुंच जाएंगे। आपके भी पहुंच जाएंगे, ठहर जाए। लास्ट कॉलम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुल कंसंट्रेट। कौन सा साल अब एडजस्ट करने लगा हूं? पिछले सालों में क्या जाता है? क्या जाता है भाईजान? मैंने कहा जाता है, लेकिन क्या फॉर नो वैल्यू जाता है, फॉर वैल्यू नहीं जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक मसला, अभी शायद आपको वो उतना शायद डिस्टर्ब ना करे, लेकिन फुल कंसंट्रेट करें। पिछले साल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या सेंटेंस बोला थोड़ा सा मैंने? इस टेबल में जो पिछले साल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे जो पिछले साल की ईपीएस की बेस में आ रहे होंगे। पिछले साल का स्टार्टिंग पॉइंट वो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे जिनकी बेस पे पिछले साल ईपीएस कैलकुलेट हुई है। एक सेकंड, फॉरगेट अबाउट इट, ऐसी गलत तरफ ना कहीं निकल जाए। आपको ये पता है 2011 में ये 10,000 शेयर तो आने ही थे, प्लीज पता है सर? लेकिन आपको ये पता है, आगे देख के बताएं, आपको पता है कुछ और भी आना है? 15 और भी आना है, 15 आना है। लेकिन ये 10,000 कौन सा वाला आना है? पिछले साल की ईपीएस जिन शेयर्स की बेस पे कैलकुलेट हुई थी वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। असल में जब आप ये टेबल इस तरह देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि शायद यही ब्रॉड डाउन बार बार मैं लिखी जा रहा हूं। सबसे पहले बताया 10,000 क्या है? 12 का ब्रॉड डाउन। फिर 10,000 क्या है? 12 में वेटेड एवरेज। फिर ये 10,000 अब कौन सा है? पिछले साल की ईपीएस की बेस भी फिलहाल 10,000 है। ये कुछ जरूरी नहीं कि सारी फिगर सेम है, तो यकीन है इसमें का डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। और मैं अभी लिखना भी नहीं चाह रहा इंग्लिश में, मैं सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में पहले बोल दूंगा, इंशाल्लाह बाद में एक जरूरत पड़ेगी तो हम अपने पास नोट भी कर लेंगे। अभी मैंने क्या बताया आपको? पिछले साल का स्टार्टिंग पॉइंट वो शेयर्स होंगे जिसकी बेस पे लास्ट ईयर ईपीएस कैलकुलेट हुई है। यहाँ तक ठीक है प्लीज? तभी कोई सेंटेंस लिखने की बजाय सिर्फ वैसी फोकस रखना। आगे बताएं जी क्या करो। 15,000 ले तो लिया यार, दोबारा लेंगे या पिछले साल में पहली दफा भी लिया है? करंट ईयर में भी लेंगे और प्रायर ईयर में भी लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 25,000।
इशू फॉर वैल्यू भी पिछले साल में लेंगे, डैश हो गया, और 25,000 ही करंट ईयर में, नो कैरिड डाउन, दिस इज नॉट कैरिड डाउन, कैरिड डाउन, व्हाट इज कैरिड डाउन? 37,000, व्हाट इज वेटेड एवरेज फॉर द करंट ईयर? 32,000, व्हाट इज दिस 25,000? करंट ईयर में जब कंपैरेटिव ईयर की ईपीएस लिख रहे होंगे तो वो 10,000 शेयर्स की बेस पे नहीं, 25,000 शेयर्स की बेस पे कंपैरेटिव कैलकुलेट होगा। डन है सर? वो ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन वो शायद पहले कॉलम के लिए है, अब उसके मटाना और ये 3 कॉलम अलग अलग बनाना भी टाइम वेस्टिंग है। बना तो इकट्ठे रहे हैं, पहला एक्चुअल रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा करंट ईयर का वेटेड रिफ्लेक्ट कर रहा है, और तीसरा कंपैरेटिव ईयर का रीस्टेटेड रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई होप के कुछ समझ रीजनेबल आ गई है। टेबल कंप्लीट करें, फिगर्स पूरी करें। बेटा ये ओपनिंग नहीं है, ये ओपनिंग जो होना था वो हो गया है। प्लीज, ओपनिंग होना था ये हो गया है, वो 10,000 हो गया है। बाकी आगे अब ईपीएस के एंगल से फिगर्स कैलकुलेट हो रही है। सामने देख के इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 2011 की जो ईपीएस है वो जरूरी तो नहीं कि पिछले साल कोई शेयर मूवमेंट ना हुई हो, तो पिछले साल शेयर मूवमेंट्स होने की वजह से ये फिगर डिफरेंट भी हो सकती है। मेरा ख्याल हम सेंटेंस लिखने में इंटरेस्टेड है। आप लोग कंप्लीट करें, मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस लिख लेता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रायर ईयर will be number of shares which were used in EPS of that year. ये ब्रॉड डाउन नहीं, ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन बेटा ये सिर्फ फर्स्ट कॉलम के एंगल से वर्ड्स है। 10,000 के सामने दूसरे 10,000 का मतलब है ये, इस 10,000 शेयर्स का 10,000 वेट है, और यहाँ 10,000 का मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है प्रायर ईयर का जिसमें फॉर नो वैल्यू एडजस्टमेंट होनी है करंट ईयर में। ये ठीक है प्लीज? शेयर स्प्लिट साल के शुरू में हो, मिड में हो, एंड में हो, अप्रैल में हो, जून में हो, मई में हो, क्या करेंगे? उसे टाइम वेट कर देंगे। तो फॉर नो वैल्यू है तो साल के शुरू, मिड, एंड में कभी भी हो तो फॉर नो वैल्यू की कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ये सेंटेंस भी लिखना है जी काइंडली साथ। अब साथ अगर जगह ना भी मिले तो कहीं ऊपर नीचे आप जरा एरो बना के लिख लीजिएगा, लेकिन इसी को जरा हाईलाइट करके लिखिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे भी जरा रिक्वेस्ट अगर लिख लेंगे तो बताइए। ये टेबल किन क्वेश्चंस में बना करेगा? मोर देन वन अगर शेयर इश्यूज हैं तो देन शायद हमें लिख के जरा वर्किंग कर लेनी चाहिए, अदरवाइज शायद जरूरत नहीं है। बट आशराज क्या मजाक कर रहे हैं यार? सर प्रायर ईयर में तो फॉर नो वैल्यू नहीं आएगा। सर आप भी टेबल देख के बताइएगा जी, प्रायर ईयर में फॉर नो वैल्यू आया, फॉर नो वैल्यू आया यार, फॉर नो वैल्यू और कौन सा है? नहीं मतलब शिरासा बता रहे हैं, वो कुछ और ढूंढ। और यार शिराज को खुदा का नाम ले यार, क्या पिछले साल के शेयर्स एज इट इज नहीं आने यार? पिछले साल के शेयर्स एज इट इज आने हैं, और अगर कोई करंट ईयर में फॉर नो वैल्यू एडजस्टमेंट है वो पिछले साल आ जानी है। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। पिछले साल में पिछले साल के शेयर्स आने, पिछले साल की ईपीएस में पिछले साल के शेयर्स आने हैं, और उसके साथ साथ अगर करंट ईयर में कोई नो वैल्यू एडजस्टमेंट है तो उसका इफेक्ट भी पिछले साल जाना। डन सर? ये फाइनल करें जी ईपीएस की फिगर्स बता। 8.16
बस 2 डिजिट्स आगे ना जाए। 8.16 पर शेयर एंड 6 पर शेयर। ओरिजिनल ईपीएस 2011 की क्या थी, उसमें चेंज क्यों आया है? क्योंकि एक फॉर नो वैल्यू एडजस्टमेंट करंट ईयर में हुई थी, कंपैरेटिव ठीक करने के लिए वो एडजस्टमेंट कर दी है। और एक छोटा सा काम भी याद रखना, जरा रीस्टेटेड ऊपर लिखना है किस साल में, किस साल के ऊपर, 2012 में 2011 कंपैरेटिव ईयर के ऊपर रीस्टेटेड भी लिखना याद रखना है। जी एनी फाइनली कंफ्यूजन जी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी फाइनली कंफ्यूजन? जिन लोगों ने लिख लिया जरा एग्जांपल 9 पढ़े जरा। नहीं सीरियसली है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कोई इशू है तो प्लीज बता दीजिएगा, ये बहस फिर इसी तरह बार बार अब रिपीट होनी है। जी रायली मैंने तो रिपीट कर दिया यार, अब हुक्म कर दें क्या रिपीट करने वाला रह गया। मैंने तो रिपीट भी कर दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। अब जो आपको स्पेसिफिक फिगर नहीं समझ आ रही वो काइंडली बता दूँ। जी इशू फॉर वैल्यू जो होता है वो सिर्फ करंट ईयर में टाइम वेट होता है, उसका पिछले साल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये शेयर्स इसी साल इशू हैं और इनका कैश भी इसी साल आया। तो करंट ईयर टाइम वेट होता है करंट ईयर में, फॉर वैल्यू टाइम वेट होता है करंट ईयर में, और पिछले साल में उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फॉर नो वैल्यू जो है तो विदाउट एनी टाइम वेट करंट ईयर और कंपेरेटिव ईयर में आता है। ये पढ़ लिया सर, सिर्फ क्या डिफरेंस है? हाँ जी अगर सही आपने पढ़ा तो पहले इशू फॉर वैल्यू है, बाद में इशू फॉर नो वैल्यू है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, फर्क क्या पड़ता है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। घर के लिए 2 दिन अब आपके पास है, मेरा ख्याल है ये दिन ज़ाया नहीं होने चाहिए। जरा 2-3 मिनट जरा सोच लें कि घर जाके घर में इन दिनों में क्या करना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन जरा कैश फ्लो के और रख लें, वो कहाँ तक पहुंचा सवाल वो 1 मिनट जो दिया था। मार्वल फाइनल है, उसमें एक आध 2 चीजें मुझे बतानी है आप लोगों ने, उसके लिए मैं टाइम निकालता हूँ। आप लोगों ने कर लिया कंप्लीट? उससे अगला जरा ढूंढे वॉल्यूम 1 जिनके पास है। ये 2-3 चीजें जरा रिवाइज कर लीजिएगा यार, तो सुन के उठिएगा प्लीज।